एक काम करते पहले 7:30 तक अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 7:30 to 8:30 कुछ नया पढ़ लेते हैं, फिर 8:30 से 9 o'clock क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 8:30 से आगे और 20 मिनट्स क्वेश्चन सॉल्व करने के, ठीक है। तो गाइज पहले 30 मिनट्स यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 30 मिनट्स क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन के ऊपर। फिर 1 आवर एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर नया वाला चीज, ठीक है। ये अगेन केमिस्ट्री का ही पार्ट जो आपने पढ़ा है वही आपको पढ़ाऊंगा मैं। फिर उसको और एक लेक्चर लगेगा मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो अपना अच्छा वाला जेई नीट का फिजिक्स का पार्ट खत्म हो जाएगा उससे, ठीक है। वो 1 आवर और लास्ट के 20 मिनट्स, लास्ट का 20 मिनट जो है, ठीक है, ये वापस क्वेश्चन सॉल्विंग। अब इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं। अभी अच्छे क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे, अच्छे क्वेश्चन ये दो टॉपिक होने दो, एटॉमिक एंड एटॉमिक एक्सरेज, और ये पूरा का पूरा ये पूरा एक बकेट होने दो, इलेक्ट्रॉन फोटोन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एक्सरेज। ये तीन होने के बाद उसके ऊपर एडवांस का के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें कैसा कि 2-3 चीजें मिक्स होके जो आती है उसमें थोड़ा सा मजा आता है, ठीक है। चलो तो फोर्स वाले क्वेश्चंस अभी करवाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब फोर्स वाले क्वेश्चंस पहले करवा लेते हैं। चलो यहाँ पे अपन देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग देख लो, 1 मिनट रुको जरा, 2-3 है। ये वाला मुझे लगता है कि सही होगा। तो पहले क्वेश्चन सॉल्विंग, सब लोग याद करो, लास्ट में मैंने क्या क्या बोला था वो सब कुछ यहाँ पे क्विकली मैं लिख के रखता हूँ, ठीक है। आपको सबको याद होगा, क्विक सारे फॉर्मूला लिस्ट यहाँ पे लिखता हूँ। एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc/λ, याद है सबको? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकलेगी, ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना था? मोमेंटम ऑफ फोटोन h/λ था, याद है सबको? मोमेंटम ऑफ फोटोन h/λ। क्विकली यहाँ पे लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना। एक मिनट, बोर्ड को ऐसा कर लेते हैं, मतलब दिख लेगा अभी, ठीक है। चलो तो ये हो गया मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये सब हो गया, राइट। अब इसके बाद गाइस, एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया। उसके बाद अपना इक्वेशन, जो सबसे काम का इक्वेशन था अपना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, ठीक है, जो एनर्जी इंसिडेंट होती है माइनस वर्क फंक्शन, राइट। जिसमें अपने को पता है कि वर्क फंक्शन कितना होता है। सो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू थ्रेशोल्ड और एच सी बाय लैम्बडा थ्रेशोल्ड, राइट गाइस। इतना सबको याद है? यही तो अपन ने पढ़ाया था अब तक, मतलब पिछले इसमें। फिर गाइस, फिर एक चीज दिमाग में रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपन ने पढ़ाया था, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम कितना होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम कितना होता है? याद करो भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम कितना होता है? पी गाइस ध्यान में रखना, पीस पावर, ठीक है, एच सी अपॉन लैम्बडा। अब मैं इसको पी नॉट लिख देता हूं, वेयर दिस पी नॉट इज पावर, ध्यान में रखना, ठीक है। दिस पी इज मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम, ये मोमेंटम है, और ये जो है वो पावर है, पावर, ठीक है। इतना दिमाग में रखना, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगा, ठीक है। फोटॉन फ्लक्स, कोई बोलेगा सर फोटॉन फ्लक्स क्या है? तो फोटॉन फ्लक्स था यहाँ पे पावर की जगह आई लैम्बडा बाय एच सी था, ठीक है। इतना मुझे होता सबको याद है, इतना सबको याद है। हाँ, अब इसके बाद सिर्फ एक फोर्स का था, जो फोर्स का मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था, वो फॉर्मूला में डिराइव नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, सब लोग को कहीं ध्यान में रखना, ठीक है। फोर्स वाली चीज एक बात, क्योंकि एकदम लास्ट एंड में हुई थी, मुझे होता है एंड में आपका दिमाग कम चलता है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में एंड में ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और जैसे मैंने बोला एंड में सब लोग सैचुरेट हो जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वाला चीज वापस एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। बट नॉट द डेरिवेशन, एट द एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्ट, तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। कोई भी एक वॉल है, सो दिस इज द वॉल, ठीक है। अब मैंने बोला ये 100% एब्जॉर्बिंग है, 100% एब्जॉर्बिंग। इसका मतलब क्या? जो भी लाइट इसके ऊपर गिर रही है, देखो यहाँ पे लाइट आ रही है, ये लाइट है, जो लाइट इसके ऊपर गिर रही है,
एक चीज समझो, जो लाइट इसके ऊपर गिरने वाली है, ठीक है, इस लाइट का मोमेंटम दिया है h अपॉन लैम्बडा, ठीक है। अब ये एक काम करता हूं, मैं मोमेंटम लिख देता हूं, ये मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ द लाइट कितना है, h अपॉन लैम्बडा है, h अपॉन लैम्बडा। तो मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम था, जैसी लाइट इसके ऊपर गिर गई, फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, 100% एब्सॉर्बिंग है, जीरो हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ यहाँ पे, h अपॉन लैम्बडा, चेंज इन मोमेंटम, ध्यान में रखना, चेंज इन मोमेंटम h अपॉन लैम्बडा हुआ। और यहां से भाई, यहां से ये एक टॉर्च अपन ने जलाई, मतलब यहाँ से ये पी वॉट का सोर्स है, पी नॉट वॉट का सपोज एक सोर्स है, पी नॉट वॉट मतलब ये पावर है इसकी, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, सबको पता होगा राइट। हाँ, पी नॉट वॉट का है, यहाँ से लाइट निकली, इसके ऊपर गिर गई, तो अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हुआ ना, तो फोर्स लगा। तो आपको पता है इस वॉल के ऊपर जो फोर्स लगा, ठीक है, उस फोर्स की जो वैल्यू होती है गाइस, ध्यान में रखना, वो निकालते कैसे अपन, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, इसका निकालने का मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है भाई वो देख लो। बट जेई मैंने नीट में डायरेक्टली फॉर्मूला आप दिमाग में रख सकते हो, एडवांस में फॉर्मूला कैसे आता है पता होना चाहिए, कैसे होता है, फोर्स क्या होता है, ठीक है, फोर्स होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इंसिडेंट ऑन द वॉल इनटू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इनटू चेंज इन मोमेंटम। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम कितना होता है, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, मतलब फॉर्मूला में डिराइव एक बार सिर्फ एडवांस वालों के लिए, पी नॉट बाय लैम्बडा, पी नॉट बाय एच सी लैम्बडा, ये ठीक है, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, तो कितने पार्टिकल्स के ऊपर गिर रहे हैं पर यूनिट टाइम, ये है, इनटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन विच इज कितना, अब यहाँ पे तो सिर्फ एच बाय लैम्बडा था, तो इंटू एच बाय लैम्बडा कर दिया, तो लैम्बडा लैम्बडा कट, ये कट, आंसर क्या आएगा, पी नॉट बाई सी, पी नॉट बाई सी मेरा आंसर है, पावर अपॉन सी, राइट। तो एक चीज ध्यान में रखना, तो ये चीज मैंने जस्ट एक बार डेरिवेशन बता दिया, ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हुआ था। यार डस्टर किधर है, डस्टर इधर ही था, हाँ इधर था, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्टली देखो, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, ठीक है, ये समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है। तो दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, देखो ना, पी नॉट यहाँ पे लिख रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इनटू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, याद है ना सबको ये वाला चीज, ठीक है। तो मुझे होता यही वॉल 100% रिफ्लेक्टिंग होता, तो वॉल सपोज 100% रिफ्लेक्टिंग होता तो क्या होता, यही वॉल 100% रिफ्लेक्टिंग होता, यही ये सोर्स, ठीक है, पावर पी नॉट वॉट का एक सोर्स है, ठीक है, ये पी नॉट वॉट का पावर का सोर्स है, जहां से लाइट आ रही है इसके ऊपर गिर रही है। अब ध्यान में रखना, अब मुझे होता जो चेंज इन मोमेंटम है, ध्यान में रखना, ये पी नॉट वॉट है, ये तो ठीक है, ये पावर है। अब डेल्टा पी जो चेंज इन मोमेंटम है, ध्यान में रखना, एक लाइट आ रही है एच बाई लैम्बडा से, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो उसका रिफ्लेक्ट होके जाने का जो मोमेंटम होगा वो भी एच बाई लैम्बडा ही होगा। अब ध्यान में रखना, यहाँ पे फोटॉन्स जो पार्टिकल्स इनके मास जीरो है, राइट ना, लाइट के अंदर वो फोटॉन पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो कितना हुआ, अरे मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी ना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड हो जाएंगे, जीरो नहीं है भाई, वेक्टर है ये, इनका मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है, तो जीरो मत करो, चेंज इन मोमेंटम जीरो मत करो भाई, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, भूल गए, एच बाय लैम्बडा वेक्टर, इधर का वेक्टर, दो अपोजिट वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते तो ऐड हो जाता है, जिंदगी में ऐसे मार खाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स हुआ वो कितना हुआ, पी नॉट, देखिए यहाँ पे सेम चीज, हर एक चीज सेम, मोमेंट देखो, फोटॉन्स तो इतने ही गिर रहे हैं, ठीक है, फोटॉन्स तो भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम तो इतने ही है, बट चेंज इन मोमेंटम हुआ 2h बाय लैम्बडा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, तो 2 पी नॉट बाई सी, ध्यान में रखना, इफ द सरफेस इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, इट इज 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो फोर्स होगा 2 पी नॉट बाई सी। सबको समझ में आ रहा है, इतना मैंने करवाया था, याद करो जरा भाई, याद करो जरा, इतना मैंने करवाया था। हाँ ठीक है, और अभी कुछ रिफ्लेक्शन होगा,
कुछ परसेंटेज रिफ्लेक्टिंग होगा, कुछ परसेंटेज, तो क्या होगा? ठीक है, अब मुझे बताओ, ये दो तो चीज समझ में आ गई। अब कुछ परसेंटेज रिफ्लेक्टिंग होगा और कुछ एब्सॉर्बिंग होगा, तो क्या होगा? ठीक है, इसके लिए आप करो एचसी वर्मा निकालो, एचसी वर्मा गई, सब लोग एचसी वर्मा निकालो, एचसी वर्मा की क्वेश्चंस भी सॉल्व करते लेते इसके हिसाब से। इसके ऊपर के मुझे एक काम करना है, मुझे एचसी वर्मा ना मेरे हाथ में रख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, पार्ट 2, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2। ठीक है, पेज नंबर है 365। ठीक है, पेज 365 खोलो। चलो पहले मुझे तो इतना लिख के हो गया आपका सबका, इतना लिख के हुआ है क्या भाई? इतना लिख के हुआ है क्या? ठीक है, पिछले लेक्चर में ही हुआ है। तो ध्यान में रखना, फोर्स कितना आएगा? पी नॉट बाई सी इफ इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग, 2 पी नॉट बाई सी इफ इट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब दो क्वेश्चंस अब पहले फोर्स के ऊपर के कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस यहां से ही। ठीक है, मुझे होता है फोर्स का पार्ट थोड़ा सा लोगों को टफ जाता है, इसीलिए मैंने ये फोर्स के क्वेश्चंस ही पहले करा रहा हूं मैं। ठीक है, अब व्हाट इफ गाइस व्हाट इफ the it is the wall is not completely reflecting, completely absorbing, wall completely reflecting भी नहीं, absorbing भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ठीक है, पेज नंबर 365, सब लोग जिनके पास बुक नहीं है, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, पेज नंबर 365, एचसी वर्मा पार्ट 2, एचसीवी पार्ट 2। मैं अभी पढ़ के दिखा दूंगा, क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा। कोई बोलेगा सर हमारे पास बुक नहीं है, तो पढ़ के दिखा दो। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस एब्सॉर्बिंग 70% ऑफ द लाइट। ठीक है, तो यहां पे देखो 70% एब्सॉर्ब होगा, देखो 100% नहीं है, ये 70% एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी का है। 70% ऑफ द लाइट इज गेटिंग एब्सॉर्ब। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टिंग द रेस्ट, मतलब 30% रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, ये सब ये समझ जाओ। तो ये वॉल है, द वॉल के कैरेक्टरिस्टिक से दिए हुए हैं। ठीक है, नाउ इफ द इंसिडेंट बीम कैरीज 10 वॉट ऑफ पावर, अब मुझे बताओ इंसिडेंट बीम, जो इंसिडेंट बीम आ रही है, इट कैरीज 10 वॉट ऑफ पावर। तो ये जो अपना बल्ब था, यहां से ये 10 वॉट का है, पावर इज 10 वॉट, मतलब पी नॉट की वैल्यू 10 वॉट दी है, जो दिया है वो मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट किया है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस। भाई कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये पूछा हुआ है। सिंपल सी बात है भाई, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? तो 70% एब्सॉर्बिंग है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे और दो फॉर्मूला लिख के रखता हूँ। F इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन सी इफ इट इज एब्सॉर्बिंग, F इज इक्वल टू 2 पी नॉट अपॉन सी इफ इट इज रिफ्लेक्टिंग। याद है फोर्स, ये जो एकदम लास्ट में मैंने दो लिखे, अपने दो फॉर्मूले ऐड करके रखना। अब 70% ऑफ द, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम में जो 70% ऑफ द फोटॉन्स एब्सॉर्ब हो गए। ठीक है, तो जो अपना फोर्स आएगा इसके ऊपर, जो फोर्स आएगा, देखो यहाँ पे एक फोर्स आएगा, F1 लिखता हूं मैं। तो ये जो फोर्स आएगा, जो एब्सॉर्प्शन के वजह से आएगा, वो 70% ऑफ द फोटोन। 70% मतलब कितना? 70/100। तो जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा? एब्सॉर्प्शन की वजह से कितना फोर्स आता है? पी नॉट बाई सी। 70/100 मतलब 0.7 लिख दूं? अभी आप बच्चे तो नहीं रहे ना भाई, तो 0.7 लिख दूं। 70/100 इज 0.7, तो 0.7 टाइम्स एब्सॉर्प्शन की वजह से कितना फोर्स आता है? पी नॉट बाई सी। तो जो फोर्स आया, बस नंबर ऑफ फोटॉन्स है ना, अरे यहाँ पे 70% फोटॉन्स है, तो यहाँ पे 70% कर दिया, बाकी हर एक चीज सेम। ठीक है, तो 0.7 पी नॉट बाई सी, ये फोर्स आया एब्सॉर्प्शन के वजह से। अब 30% रिफ्लेक्ट हो गए, तो जो रिफ्लेक्ट हुए उसके वजह से फोर्स आया F2। ठीक है, अब F2 फोर्स रिफ्लेक्शन के वजह से, अब F2 फोर्स की वैल्यू कितनी? 30% हो गए। मतलब 30% मतलब कितना? 30/100 मतलब 0.3। बट 30% जो रिफ्लेक्ट हुए उसके वजह से फोर्स आता है, वो अपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, कितना है? 2 पी नॉट बाई सी। तो 2 पी नॉट बाई सी, तो मेरा मुझे था नेट फोर्स कितना होगा, दिख रहा है ना आपको? व्हाट इज नेट फोर्स? बस मेरा आंसर है माय नेट फोर्स इज F1 प्लस F2 which is 0.7 P naught by C plus 0.6
0.3 इंटू 2 0.6 पी नॉट बाई सी। तो आंसर आ गया ना 1.3 पी नॉट बाई सी। अब 1.3 पी नॉट बाई सी, पी नॉट दिया है 1.3 इंटू पी नॉट दिया हुआ है डिवाइड बाई सी, सी स्पीड ऑफ लाइट। काम खत्म। सबको समझ में आ रहा है? अरे भाई सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको समझ में कैसे करना है? इफ द वॉल इज नॉट कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग और एब्सॉर्बिंग, ठीक है। अभी एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 6 करो, इसी में क्वेश्चन नंबर 6 करो, इसी फोर्स का क्वेश्चन नंबर 6। और एक तरीका है, मतलब मैंने बोला था ना एकदम लास्ट लास्ट में बोला था मैंने, सपोज इफ द फोटॉन्स आर इंसिडेंट, द लाइट इंसिडेंट दैट एंगल, सपोज एंगल पे इंसिडेंट हो रही है लाइट, तो क्या होगा? वो क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे और बाकी क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। तो इसको मैं रब कर देता हूँ गाइज, आपको जस्ट मैंने करके दिखाया, ठीक है। ये आपको करना है सारे क्वेश्चन, बाद में मैं कुछ क्वेश्चन जस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। रब कर दूं? अरे क्वेश्चन रब कर दूं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सब लोग पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6 सब लोग पढ़ लो अभी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन एच सी वर्मा, पेज सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। अ पैरेलल बीम, ठीक है, ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 663 nanometer is incident on a totally reflecting plane mirror. The angle of incidence is 60 degree. The number of photons striking the mirror per second भी दिया हुआ है। Calculate the force exerted by the light beam on the mirror. अब सब लोग यहाँ पे सुनो, सब लोग यहाँ पे देखो। क्वेश्चन नंबर 6, कब से बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, तभी पूछते भाई क्वेश्चन कौन सा है, बताओ इनको क्या बोलने का। क्वेश्चन नंबर 6। अब मुझे एक बात बताओ पहले तो, इस क्वेश्चन नंबर 6 के पहले इसका एक छोटा सा एक इसका ये बना देते हैं। सपोज एक लाइट गिर रही है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। लाइट गिर रही है, इसका पावर है पी नॉट, ठीक है। पी नॉट वॉट की पावर लाइट गिर रही है, और कुछ एंगल दिया है थीटा, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। तो पहले तो मुझे बताओ अपना जो फॉर्मूला है, ये रिफ्लेक्टिंग है अभी 100%। यहाँ पे भी हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन दोनों का, दोनों आ सकता है। एब्जॉर्प्शन हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितने कैसे आए, ठीक है। पर अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ है और 100% रिफ्लेक्टिंग होगा, 100% रिफ्लेक्टिंग होगा। तो पहले तो मुझे बताओ इस केस में जो अपना मोमेंटम आ रहा है, जो मोमेंटम आ रहा है एच अपॉन लैम्बडा, और मोमेंटम ऐसे एच अपॉन लैम्बडा, तो जो चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में देखते हैं भाई? चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में देखा जाता है, ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे इसमें भाई? कौन सा कंपोनेंट लेंगे इसमें? तो आप कंपोनेंट लोगे तो जो फोर्स आएगा, अपने को जो फोर्स कैलकुलेट करना है, वो फोर्स की वैल्यू आएगी भाई एच बाई लैम्बडा का थीटा, कॉस थीटा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट भाई, एच बाई लैम्बडा कॉस, एच बाई लैम्बडा कॉस। तो मुझे बताओ इसका जो आंसर है वो कितना आने वाला है? अब नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, तो कितना होता है? पी नॉट एच सी अपॉन लैम्बडा, ये होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इंसिडेंट ऑन द बॉल, इनटू चेंज इन मोमेंटम। देखो ये फोर्स में लिख के रखा है, ये काम का है। इनटू चेंज इन मोमेंटम, कितना चेंज इन मोमेंटम? 2h अपॉन लैम्बडा कॉस थीटा, राइट भाई। एच बाय लैम्बडा कॉस थीटा, एच बाय लैम्बडा कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे एच कैंसिल, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, तो आंसर क्या आया? 2 पी नॉट बाई सी कॉस थीटा, ये आया ना फोर्स। तो कभी कभी पावर, अब इस क्वेश्चन में पावर दिया नहीं है, लेकिन मैंने थ्योरी पढ़ा दी, इस क्वेश्चन में पावर तो दिया नहीं है, तभी भी सपोज पावर दिया और फोर्स पूछा और एंगल दिया है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दो, तुम्हारा आंसर काम आंसर हो जाता है, ठीक है।
बट इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन को वापस ध्यान से पढ़ो, इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये पहले लिख दो, इस चीज को ड्रॉ करके रखो, ठीक है। तो और चाहिए तो इसमें एक और फॉर्मूला ऐड करके रखो, फोर्स इज इक्वल टू कितना जो दिया है यहाँ पे 2p0/c इंटू कॉस थीटा, फोर्स है, ठीक है। ये पूरा का पूरा अपना जो मैंने फॉर्मूला लिस्ट बताया था, राइट। रब कर दूं इसको भाई, रब कर दूं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका दिमाग में आ गया, राइट। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। एक मिनट मुझे पढ़ने दो, क्या है ये इतने सब मार्कर्स और ये सब कुछ एक साथ एक हाथ में नहीं हो पाता, ठीक है। अब अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 663 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू दी है 663 नैनोमीटर गिर रहा है, मतलब मोमेंटम दिया इन शॉर्ट, एच बाय लैम्बडा, ठीक है। इस इंसिडेंट ऑन टोटली रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर के ऊपर एक गिर रहा है ऐसे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा, कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मिरर पर सेकंड, भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, अब यहाँ पे ये चीज दी हुई है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम दिया है। तो मुझे तो जो फोर्स आएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कितना दिया है, जो अपन निकालते थे ना P0 डिवाइड बाय hc बाय लैम्बडा करके सब कुछ, वो ऑलरेडी दिया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कितना दिया है यहाँ पे 1 इंटू 10⁻19, तो 1 इंटू 10⁻19 ये दिया हुआ है, इंटू चेंज इन मोमेंटम। अब मुझे तो चेंज इन मोमेंटम क्या था भाई, क्या बोला था मैंने, चेंज इन मोमेंटम क्या था, एच बाय लैम्बडा का कॉस थीटा कंपोनेंट ना। तो क्या था, तो एच बाय लैम्बडा मतलब क्या, 2h बाय लैम्बडा कॉस थीटा, ये था ना भाई, समझ में आ रहा है क्या। तो कॉस थीटा मतलब कितना, कॉस कितना, कॉस 60, कॉस 60 इज हाफ, कॉस 60 हाफ ऑफ 2 कैंसल। तो आंसर क्या है पता है, 10⁻19 इंटू एच अपॉन लैम्बडा, इंटू एच अपॉन लैम्बडा। एच की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻34, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए ना, ये तो आएगा कैसे, राइट। तो -30, ठीक है, डिवाइड बाय लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वो भी दी है 663। देखो यहाँ पे 663 क्यों दिया है समझ में है आपको भी, 6.63 नीचे 663 इंटू 10⁻⁹, काम खत्म। ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का, कोई दिक्कत। ये फोर्स हो गया, लेकिन इस तरीके से आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह तो आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 9 भी आप कर लोगे, ठीक है। वो सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, अभी एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा वर्क फंक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करो जरा, क्वेश्चन नंबर 14 करो, क्वेश्चन नंबर 14 करो जरा। एकदम सिंपल, पहले क्वेश्चन नंबर 14 एक सिंपल वाला क्वेश्चन कर लेते, थोड़ा सा वर्क फंक्शन वाला भी कर लेते, बाकी भी बाद में भी करेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं ऑटोमेशन के टाइम पे भी इनके क्वेश्चन अपन करते रहेंगे, क्वेश्चन तो करते रहेंगे, आप ट्राई मारते रहना, आप क्वेश्चन ट्राई मारते रहना। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन करूंगा, मैं अगले लेक्चर में भी ऑटोमेशन के अगले लेक्चर में भी क्वेश्चन कराऊंगा इसके, तो वो दिमाग में रहेंगे आपके, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूलाज इतने ही है, फॉर्मूलाज इतने ही है, बाकी सारे क्वेश्चन है। ये मैंने थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन जो आपको लगते हैं वो सब करवा दिए मैंने, ठीक है। इसके एक एडवांस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैं कराऊंगा बाद में, ठीक है, अभी नहीं, वो बाद में कराऊंगा एडवांस में, मतलब थोड़ा सा इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस कराएंगे बाद में, अभी नहीं। रब कर दे, रब कर दे,
हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अब क्वेश्चन नंबर आप करो 14, चलो। नहीं नहीं, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 15 कर लो, क्वेश्चन नंबर 15 कर लो, चलो। 14 तो इजी वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल का हर एक का एक कर लेते हैं ना। हाँ, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा ही नहीं मैंने भाई। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किधर गई अपनी? हाँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसा होता है ना, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसा होता है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, 15 में थोड़ा सा याद आ ही जाएगा आपको। द वर्क फंक्शन, अब मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों किया, क्योंकि यार ये सब जूल विल में दिया हुआ है, राइट। याद करो, जूल में दिया हुआ है, जूल में दिया हुआ है, तो शायद से अपने को पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लंबा लंबा कैलकुलेशन, ठीक है। मैंने बोला ना, इसमें थोड़ा सा लंबा लंबा कैलकुलेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट समझना जरूरी है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, सबको पढ़ के दिखा रहा हूँ। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 2.5 × 10⁻19 जूल, ठीक है। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो पहले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। इफ द मेटल इज एक्सपोज टू लाइट बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 × 10⁻14, व्हाट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल? देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्या क्या बोला है मैं आपको बता रहा हूं। ये मेटल है, ठीक है। इस मेटल का वर्क फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटल इज गिवन, वर्क फंक्शन दिया है 2.5 × 10⁻19 जूल, ये मेरा वर्क फंक्शन दिया है, ठीक है। तो मुझे बताओ वर्क फंक्शन से, तो पहला क्वेश्चन एकदम इजी है, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? अरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वर्क फंक्शन नथिंग बट व्हाट, एच इंटू न्यू। तो भाई जो वर्क फंक्शन होता है, जो ए पार्ट है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, एच इंटू न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? वर्क फंक्शन डिवाइड बाय एच, काम खत्म, राइट। तो वर्क फंक्शन कितना दिया है? 2.5 × 10⁻19 डिवाइड बाय 6.63 × 10⁻34। बुझाओ आंसर कितना है, बताओ जरा, आंसर कितना है यहाँ पे, जरा कैलकुलेट करके बताओ। मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास होगा तो बताओ जरा। एग्जैक्टली 3.8 × 10⁻14, ओके। तो 3.8 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये आ गई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो लाइट बीम इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, अब इन्होंने बोला है कि द लाइट बीम विच इज इंसिडेंट ऑन दिस हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना, जो लाइट बीम इसके ऊपर जो गिर रही है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी है, वो फ्रीक्वेंसी दी है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है, कुछ लैम्बडा वगैरह नहीं दिया है, इधर लैम्बडा दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, कोई दिक्कत। फ्रीक्वेंसी दी है कितनी? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो मुझे बताओ जो एनर्जी इसके ऊपर गिर रही है, वो एनर्जी कितनी है? अरे एनर्जी कितनी होती है? अरे फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी जो गिर रही है वो इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही होगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा मतलब जो इलेक्ट्रॉन सबसे फास्ट आएगा, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब जो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन जो आने वाला है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आने वाला है, उसको ही रुका दो। उसको एक बार रुका दिया, काम खत्म हो गया, बाकी सब तो रुक ही जाएंगे, ठीक है। तो वही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, नहीं? तो व्हाट इज, हाउ टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? याद करो जरा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट की जाती है। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू विच इज एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, राइट। तो एनर्जी इंसिडेंट कितनी है भाई, एनर्जी इंसिडेंट कितनी है? तो एनर्जी इंसिडेंट यहां से निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे एनर्जी इंसिडेंट, कैसे निकालोगे? ई इज इक्वल टू क्या करोगे, एच इंटू न्यू, बस ये न्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो अपना कोई भी अप्रोक्सीमेशन काम नहीं किया ना, 12400 बाय लैम्बडा विमडा सब नहीं, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ा, ठीक है। तो कुछ कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 15 चूज किया। ये वाला एक पार्ट ही, शायद से जेई मेन में नीट में ये वाले फटाफट फटाफट पार्ट वाले आ सकते हैं, बट कभी कभी ये भी आते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़े, ठीक है। तो एच न्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बताओ जरा कितनी है? 6.16 10⁻34 -34 इंटू 6 × 10⁻14, कितना हुआ यहाँ पे? कैलकुलेट करो यहाँ पे कितना होता है एच न्यू, कितनी एनर्जी गिर रही है इसके ऊपर? 2.17 × 10⁻19, नहीं कुछ गलती नहीं, गलत नहीं बोला तुमने। 10⁻34 एंड 14, इधर तो -20 है। 10⁻34 × 14 = 14 × 10⁻⁻14 है, 10⁻⁻14 है, इधर तो -20 है। 10⁻⁻14 = 14 × 10⁻⁻14 है, इधर तो -20 है। 10⁻⁻14 = 14 × 10⁻⁻14 है, ठीक है। तो
कितना है देखो, 3 पॉइंट, हाँ कितना कितना, हाँ -19 तो है, बट कितना है ये कितना है, इधर 6 × 6 36 होता है ना, 3.9, ओके 3.9 राइट, 3.97, ठीक है 3.96, तो यहाँ पे देखो 3.96, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19, ये समझ में है, जूल, इतनी एनर्जी है। देखो ये जो एनर्जी है, अब सिंपल सी बात है ना, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई भाई, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो हुई, सो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम हुई वो कितनी हुई, जो एनर्जी इंसिडेंट हुई कितनी, 3.96 इंटू 10⁻⁻19, माइनस वर्क फंक्शन कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻19, तो कितना आंसर आया यहाँ पे, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, राइट 1.46 बराबर। तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बची 1.46 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन की। अब मुझे बताओ इसको रुकाने के लिए, इसको मुझे रुकाना है, इसको मुझे रुकाना है, कितना पोटेंशियल डालना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइनली कैसे किया जाता है, ग्रीन में लिख देता हूं मैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, E इंटू वीएस, वीएस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, आता है ना, चार्ज इंटू क्यू वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काम खत्म। तो ये जो वीएस हो गया, जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इतनी है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, तो 1.46 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आएगा वोल्ट आंसर। सबको समझ में आ रहा है भाई, सबको समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस की आइडिया आ गई, क्वेश्चंस की आइडिया आ गई कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, कुछ नहीं एकदम ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हाँ ध्यान में रखना, एचसी वर्मा में जो लास्ट लास्ट के क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर थोड़े से, क्वेश्चन नंबर ये 28 29 थोड़े से बाद वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 25 तक सब लोग ट्राई मारो, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद वाले जो क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन एडवांस बेस्ड है, अब ट्राई तो मारो, ठीक है। अपन क्वेश्चन करेंगे, मैं एडवांस बेस्ड के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक आध, और या एकदम लेक्चर के एंड में 8:30 के बाद, अभी 8:30 तक मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर लूंगा, ठीक है, चलेगा गाइस, एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले क्वेश्चन अभी तक नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला अभी तक हुआ नहीं है, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपना खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ कुछ लोग का हुआ है, कुछ कुछ लोग का नहीं हुआ है, जिन लोग का भी नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रो के क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे, कुछ उसमें ना कुछ ऐसा तोफ नहीं है, बस दो कंसेप्ट को मिक्स किया है। कभी कभी क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म और इसको भी मिक्स करेंगे, तो कुछ भी कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म इसको, मॉडर्न फिजिक्स को, मॉडर्न मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मॉडर्न फिजिक्स को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ट्राई मारो, ट्राई मारने को क्या होता है भाई, एकदम ज्यादा दिमाग तो नहीं लगता ना इसमें, ठीक है। रब कर दूं, कैलकुलेशन बहुत है, दिख रहा होगा, रब कर दूं इस क्वेश्चन को, रब कर दूं क्या गाइस, हाँ बोल दो। चलो एक क्वेश्चन इसी के ऊपर थोड़ा सा अच्छा वाला करके फिर कर लेते। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 23 गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। बाद में क्वेश्चन तो करते जाएंगे, मैं अभी रैंडमली कुछ कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 एचसी वर्मा, ठीक है। हाँ मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज बहुत होता है गाइस, मॉडर्न फिजिक्स बहुत, मतलब मॉडर्न फिजिक्स बहुत छोटा है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स
से मिलके मॉडर्न फिजिक्स बनता है, बट मॉडर्न फिजिक्स टोटल 4 चैप्टर्स इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और रोटेशनल मोशन। पूरा का पूरा 4 चैप्टर्स को अपन ने कंबाइन किया जाए तो इट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन आएगा एक, और मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे जेई मेन में 4 से 5, एडवांस में भी 4 से 5, नीट में 7 से 8। आप सोचो, मतलब इलेक्ट्रो इतना बड़ा चैप्टर है, रोटेशन इतना बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन एक आएगा, बट इससे आएगा मॉडर्न फिजिक्स विच इज इक्विवेलेंट टू रोटेशनल मोशन लेंथ में, जिसमें 4 चैप्टर्स होते हैं, बट क्वेश्चन आएंगे नीट में 7 से 8, जेई मेन में 4 से 5, जेई एडवांस में 4 से 5। आप सोचो इतना इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज एग्जैक्टली केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री की तरह ही है, थोड़ा सा फिजिक्स का दिमाग लगता है, जो मैं आपको एक अभी 2-3 अभी होने दो 2 लेक्चर्स, उसके बाद आपको बताऊंगा, मतलब आपको थोड़ा सा बहुत समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 23 करो, 23 करो भाई जरा, क्वेश्चन नंबर 23 मस्त सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा एंड एंड में करते क्योंकि अभी सब लोग बैठे हैं ना। तो 23 करो। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी 5 a monochromatic light source of intensity 5 milliwatt, 5 milliwatt, ठीक है, अभी मतलब पावर है बेसिकली, emits 8 into 10 to the power 15 photons per second। इसका मतलब क्या है गाइस? इन लोगों ने पावर दिया है, सब लोग यहाँ पे देखो, क्वेश्चन का मतलब समझो, पावर दिया है, ये पावर है, पावर इज 5 मिलीवॉट, पावर दिया है, एमिट्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो दिया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो दिया है, ठीक है, वो कितना दिया है? 8 इंटू 10 टू द पावर 15। मुझे बताओ इससे, इतने इससे क्या मिलेगा? बताओ, कोई बोल सकता है? इस दो चीज से क्या मिलेगा? जितना आप पढ़ते हो फटाफट अपना फॉर्मूला, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, पावर लैम्बडा बाय एच सी, क्या मिलता है इससे? अरे भाई लैम्बडा मिलता है इससे, लैम्बडा मिलता है, देखो देखो, लैम्बडा पता ही नहीं है ना, मतलब देखो, जो जो चीज गिर रही है, जो लाइट गिर रही है, उसका लैम्बडा नहीं दिया है, देखो यहाँ पे, अब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ दिस एंड फोटॉन्स पर सेकंड निकाला, ठीक है, राइट, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम भी दिया है। देखो अब ध्यान में रखना, द नंबर ऑफ फोटॉन्स, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला क्या था? क्या था यहाँ पे? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला क्या था? पी नॉट लैम्बडा बाय एच सी। क्या क्या दिया है? सब कुछ दिया है, एच और सी की वैल्यू तो ऑलरेडी पता होती है आपको, तो लैम्बडा मिल गया ना, लैम्बडा मिल गया ना। हाँ, पर अभी लैम्बडा निकालने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, मतलब आप एच सी बाय लैम्बडा, मतलब डायरेक्टली एनर्जी मिल गई, ठीक है, एच सी बाय लैम्बडा मिलेंगे, एनर्जी मिलेंगे, तो कैलकुलेशन इजी भी हो सकता है, क्योंकि आप आगे का क्वेश्चन तो पढ़ो, पहले ये इतना लिख दो, इतना पढ़ के रखो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि लैम्बडा मिल गया तो लैम्बडा निकाल दिया, बट इतना ध्यान रखना है, लैम्बडा मिल गया मतलब एनर्जी मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है, दिस लाइट इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, ठीक है, और दिस लाइट, अब ये जो लाइट है, ये जो लाइट इसके ऊपर जो गिर रही है, ठीक है, वो मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, जिनका इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, जिनका क्या दिया है? द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस सेटअप इज 2 वोल्ट, फाइंड कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। देखो, तो यहाँ पे वर्क फंक्शन मेटल का पता नहीं है, वर्क फंक्शन अपने को निकालना है, दिस आई हैव टू कैलकुलेट। बट जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2 वोल्ट, मतलब क्या दिया है बताओ जरा भाई। जब यहाँ पे बोला है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट दिया जाता है, इसका मतलब क्या दिया जाए, क्या गया है, क्या दिया गया है? अरे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिया गया है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट दिया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी दी हुई है, कितनी? ई इंटू वी एस, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको आंसर सपोज जूल में ही चाहिए, तो आंसर जूल में चाहिए, तो आपको 1 पॉइंट मतलब बता ना, कभी कभी क्योंकि एक यार जो एच में जो क्वेश्चन है, वो उसमें सब 1.6 टू द पावर -19 वगैरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। शायद जेई नीट में जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्टली ऐसे आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है, बट दोनों तरीके से करेंगे तो अच्छा ही रहेगा ना वैसे। तो ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 टू द पावर -19 इंटू वी एस विच इज 2 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता है, ठीक है।
अब hc अपॉन लैम्डा को कंबाइन करेंगे तो मुझे एनर्जी पता है, मतलब क्या, पावर इज 5 मिलीवॉट। यहाँ पे देख लो भाई, पावर मेरी 5 मिलीवॉट है, पावर मेरी 5 मिलीवॉट है, मतलब 5 × 10⁻³ है। ये एनर्जी hc अपॉन लैम्डा को एनर्जी बोलेंगे, एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स भी दिया हुआ है कितना, 8 × 10⁻15। आपको सबको समझ में आ रहा है क्या? तो यहां से मुझे एनर्जी पता चल गई, ठीक है। एनर्जी कितनी है, 5 × 10⁻³ डिवाइड बाय 8 × 10⁻15, ये हो जाएगी मेरी एनर्जी। तो एनर्जी भी पता चल जाएगी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन पता चल गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता चल गई। तो वर्क फंक्शन क्या होगा? अब इसमें इसमें मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है आपको, ठीक है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, राइट। व्हाट इज वर्क फंक्शन? सो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज इक्वल टू क्या, एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी एनर्जी यहाँ पे आई और काइनेटिक एनर्जी आई मैक्सिमम, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो अपना फॉर्मूला के हिसाब से। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, राइट। मतलब जो भी है भाई, ये जो मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ईवीएस यूज करते, इसी फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो गया ना। समझ में आया? समझ में आया गाइस? आपको समझ में आया कि कुछ बेसिक क्वेश्चन जेई में नीट के कैसे सॉल्व होते हैं, समझ में आया? एडवांस में थोड़ा सा टिकी आएगा, 2-3 कंसेप्ट को मिक्स किया जाएगा, तो उसके लिए मुझे वो कंसेप्ट फिर पढ़ाना तो पड़ेगा, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सरेज में बोला ना, जैसे पूरा का पूरा बकेट लेके चलेंगे, वो तो 3 चैप्टर्स का बकेट है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन, फोटोन, जो ये मैंने आपको जो पढ़ा रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एक्सरेज, ये तीन चीजें एक साथ मिलके चलेगी एडवांस वालों के लिए। जेई में नीट में सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, एडवांस के लिए वैसे कुछ तोफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते, इजी क्वेश्चन आते हैं। आप चेक करोगे तो इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई बड़े अलग से क्वेश्चन नहीं आते। चलो रब कर दूं गाइस, सब लोग रब कर दूं मैं? ठीक है। अब सब लोग देखो यहाँ पे, तो इतना चीज आपने एक पेपर पे लिखा है कि नहीं? ये सब चीजें पेपर पे लिखी है कि नहीं लिखी है? ठीक है, इसको रब कर देता हूं, बस इतना ही है पहले वाला चीज। अब हम लोग जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला आज एकदम फॉर्मूला वाला पार्ट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसको कर लेते हैं। दिमाग वाला पार्ट अगले लेक्चर में करेंगे, जिसमें अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लेक्चर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद एक्सरेज भी खत्म कर लूंगा मैं। एक्सरेज आधा लेक्चर लगता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर अपन कंबाइन कर लेंगे हर एक चीज का इफेक्ट, मतलब तीनों का तीन कंबाइन कर लेंगे, और सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्विंग का लेक्चर रखूंगा मैं, ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग, पूरा लेक्चर जाएगा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा अभी केमिस्ट्री याद आ जाएगा आपको। केमिस्ट्री के वो पहले वाले दिन स्टार्टिंग जब चालू करते थे, बहुत सारी चीजें रटवाते थे आपको, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर गाइस कैसा होता है, क्या होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिंपल सी बात, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाँ ये न्यू चैप्टर है, ये नया चैप्टर है, ठीक है, बट है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में गाइस, अब सबने अब तक तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो पढ़ ही लिया होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई? कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? तो कुछ कुछ चीजें जो इसमें लगने वाली है मैं बता के रखता हूँ। कूलम्ब्स लॉ सबने पढ़ा है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस? क्या होता है? के Q1 Q2 चार्ज Q1 चार्ज Q2 डिवाइड बाय क्या? आर स्क्वायर, ठीक है। तो के Q1 Q2 आर स्क्वायर, तो ये होते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। और आप लोगों को पता है पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, राइट। ये सबको पता है। के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू के अपन और लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है मेरा फोर्स, ठीक है। अब एक चीज दिमाग में रखना है, के की वैल्यू, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट में। ऐसा यूनिट तो अब वो कर लो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इसमें बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू कितनी होती है?
अब इसकी वैल्यू की जरूरत तो वैसे है नहीं, क्योंकि ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट मैंने डायरेक्टली के लिख दिया है, ठीक है। हाँ, इसमें डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट विस्टेंट भी आता है 8.85, राइट। वो थोड़ा सा लंबा वाला है ना, वो गंदा वाला 8.85 ये सब, तो इसलिए 9 × 10⁻⁹ डायरेक्टली के याद रख लो, ठीक है। अदरवाइज इसको लिए वो 8.85 × 10⁻12 वाला फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी है, ये आपने पढ़ा तो होगा, ठीक है। इसका अपने को काम आने वाला है, और एक का काम आने वाला है, आपको पता है। जब सर्कुलर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन, तो मुझे होता है सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है विच इज टुवर्ड्स कहाँ पे, कोई भी चीज सर्कुलर सर्कल में घूमती है, कोई भी मास सर्कल में घूमता है, इसका स्पीड v है, तो भाई एक्सेलरेशन विच इज टुवर्ड सेंटर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू होती है भाई v² डिवाइड बाय r, r इज द रेडियस, राइट। तो अब ये दो चीजें, ये प्री रिक्विजिट है, मतलब ये आपको पता होनी चाहिए ये दो चीजें, ठीक है। अब क्या किया एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग, कुछ कुछ वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, पहले तो हाइड्रोजेनिक एटम। हाइड्रोजेनिक एटम का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या, व्हाट इज हाइड्रोजन लाइक एटम, मुझे बताओ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1। मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई ये जो है, ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने भी हो, बट इसका आउटर शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बेचारा एक ही होगा, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल देंगे, सारे इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे पता है ना, हम लोग जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। जेड इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अबे सारे टर्म्स अपने तो पढ़े होंगे, राइट। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, वो न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, वो न्यूक्लियस में वैसे भी अपन न्यूक्लियस करके चैप्टर आएगा उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं, कभी कभी न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, राइट। बट जो भी है, अभी के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, जो चार्ज जो डिफाइन होता है न्यूक्लियस का, वो किससे होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से होता है, ठीक है। तो मुझे होता है हाइड्रोजन का जेड कितना है, मैं पहले हाइड्रोजनिक एटम लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन का जेड कितना है, हाइड्रोजन हेलियम HHeLiBe इतना कर लेते हैं अपन, ठीक है। हाइड्रोजन, इसको मुझे बताओ, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही है खुद, हाइड्रोजन निकले मतलब खुद है, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो सबसे बेस्ट है ना, जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। हेलियम के लिए क्या होगी बताओ, हेलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी है, 2। लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी है, 3। और बेरिलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी है, 4। यही लेते हैं जनरली हम लोग। अब मुझे बताओ, हम लोग को हेलियम को हाइड्रोजन की तरह बनाना है, तो हेलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स 2 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो एक हटा दिया, एक हटा दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक हटा दिया तो यहाँ पे +1 आ गया ना, He+1। लिथियम के अंदर कितने, लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 है। तो इसको 3 में से 2 हटा दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर लिथियम के ऊपर जो चार्ज आएगा, मुझे हाइड्रोजन लाइक एटम बनाना है, ये सारे हाइड्रोजनिक एटम है, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे +2 कर दिया, यहाँ पे +3 कर दिया, समझ में आ रहा है। तो हम जो जनरली स्टडी करेंगे, हम ये 4 लोग के ऊपर ही एग्जैक्ट, ये 4 एटम्स के ऊपर ही अपने को क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, बट ध्यान में रखना है यहाँ पे सबका जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस रिवॉल्व होंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर करके लिख दो, और प्री रिक्विजिट्स क्या क्या लगने वाला है, तो कोलम्बिक फोर्स, ये कुलम्ब्स लॉ है, और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर v²/r होता है, इसको लिख के ये मेन चीज लिखो, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजेनिक एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजेनिक का मतलब होता है हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है।
ठीक है गाइस, मुझे बताओ ये इतना लिख गया, इतना लिख के हो गया, इतना लिख के हो गया, ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे देखो, ये मैं सब कुछ अभी रब कर देता हूँ, ये सब कुछ रब कर देता हूँ, ये मैंने पूरा लिख के लगा। अभी हम लोग मेन वाली चीजें पहले पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला, आज मैं कोई भी लॉजिकल चीजें एटॉमिक स्ट्रक्चर की नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट अगले लेक्चर में पूरा का पूरा लॉजिकल बेस पढ़ेंगे हम लोग, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज लॉजिकल क्वेश्चन नहीं, आज कुछ कुछ चीजें जो अपने रटने वाली चीजें है वो सिर्फ पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, पूरी की पूरी लॉजिकल चीजें अगले लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगले लेक्चर में अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। और वो लॉजिक इस तरीके से लॉजिक बनाऊंगा कि आपका फिर कोई भी क्वेश्चन बन जाए, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका हो जाए। एक बार वो लॉजिक बन गया ना, फिर सिंपल सा लॉजिक है, वो लॉजिक को लगा के कोई भी क्वेश्चन को कर लेने का, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होंगे। और कुछ कुछ जो मैंने पहले लेक्चर में जो आपको इतने सारे फॉर्मूलेज जो रटवा के दिए थे, रटवाने के लिए बोले थे, ज्यादा नहीं, 3-4 ही थे। ठीक है, उसको दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले सबसे जो बंदा था जिसने काम किया इसके ऊपर, वो था बोर, राइट। बोस पॉस्टुलेट्स, बोस ने अपने कुछ एजम्पशंस के ऊपर कुछ अपनी थ्योरी बनाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग जो पढ़ते हैं वो बोस पॉस्टुलेट्स पढ़ते हैं। ठीक है, अपन डाल्टन थ्योरी वगैरह सब कुछ नहीं, अपन डायरेक्टली टू द पॉइंट आते हैं। ये हर एक चीज है, देखो मॉडर्न फिजिक्स पहली चीज आपको एनसीईआरटी से बाद में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मैं वो आपको पढ़वाने वाला हूँ, मतलब कुछ कुछ एनसीईआरटी से पूरा का पूरा लिख के आपको नोट्स भी बना के लाने हैं बाद में। ठीक है, पॉइंट्स टू पॉन्डर वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से देखना है, खास करके नीट वालों के लिए तो करना ही करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बोस पॉस्टुलेट्स, बोस पॉस्टुलेट्स क्या था। द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट पॉस्टुलेट, ठीक है, पहला सबसे पॉस्टुलेट था, मतलब उसके खुद के एजम्पशन, क्योंकि तब तो क्या बोर को एटम दिखता नहीं था। सिंपल सी बात है ना यार, एटम दिखना मतलब इतना छोटा सा चीज कैसे दिखेगा, तो उन्होंने कुछ अपने एजम्पशंस और सब कुछ बनाए, राइट। तो पहला जो एजम्पशंस था, ठीक है, पहला जो एजम्पशन था वो ये था कि सिंपल सी बात है, जो जो अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट यहाँ पे देखो, पहला पोस्टुलेट अपना न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा बताओ मुझे। अब न्यूक्लियस में कुछ भी, हाइड्रोजन लाइक न्यूक्लियस, हाइड्रोजन लाइक न्यूक्लियस मतलब HE Li B कुछ भी हो सकता है, राइट। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो होता है Z × E। सपोज इसमें प्रोटॉन 3 होंगे तो चार्ज कितना होगा, 3 × इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये तो प्लस चार्ज हो गया। तो ये तो था अपना न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा था इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कुछ स्पीड होगा v, और इसकी जो रेडियस होगी r। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो मुझे बता सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है विच इज टुवर्ड सेंटर, तो इतना तो कंफर्म है भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है इसका, v² डिवाइड बाय r था, v² बाय r इज माय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मुझे बताओ ये एक्सेलरेशन कौन देगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने वाला फोर्स कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे हमारे नॉर्मल हम लोग जब मैकेनिक्स में देखते थे, तो हम जब सर्कुलर मोशन करते तो फ्रिक्शन होता था, कभी कभी टेंशन होता था, राइट, अलग अलग फोर्सेस होते थे। यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, प्रोटॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के अंदर क्या होगा, तो कुलोम्बिक फोर्स होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन, तो कुलोम्बिक फोर्स होगा, और उस कुलोम्बिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो तो अपन ने अभी देख ली। F इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने, जो फोर्स था K Q1 Q2 डिवाइड बाय r², ये मेरा फोर्स होता था, इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं अपन, AR, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। तो अब मुझे बताओ K Q1 Q2 अपन डालेंगे, तो K Q1 चार्ज कितना है, एक चार्ज है ZE, सपोज प्रोटॉन का चार्ज ZE कर दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E कर दिया, डिवाइड बाय r² कर दिया, और यहाँ पे मास m इंटू v² बाय r कर दिया। आपको समझ में आ रहा है, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1 गाइस। ये था बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना, ये तो भाई एकदम पहले इसमें पढ़ते, राइट। अब मुझे होता है ये जो है, ये मास ऑफ कौन सा है, ये मास किसका है,
दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान में रखना, दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन थोड़ी घूम रहा है, घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान में रखना, दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जस्ट चेक कर रहा हूं मैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जरा बताओ जरा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा भाई, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। 9.1 इंटू 10⁻31, ध्यान में रखना, भूलो मत, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलोम। बस ये चीजें, कुछ कुछ चीजें जो याद रखनी है आपको, ठीक है, बाद में उसका कुछ काम नहीं आएगा, बाद में अपन डायरेक्टली, पता तो है आपको बट पता होना चाहिए, मतलब जस्ट एक पता है लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये था फर्स्ट पोस्टुलेट। फिर सेकंड पोस्टुलेट क्या था बोहर का, भाई सेकंड पोस्टुलेट भी बहुत इजी था उसका, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट क्या बोला पता है आपको, पता है जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये अभी कैसे ना, आपने क्वांटम नंबर्स वगैरह सब पढ़ा होगा, ये एक केमिस्ट्री का पार्ट है, क्वांटम नंबर्स। फिर हम लोग बोलते हैं ना, मतलब हम लोग अपने एकदम सिंपल वाले लैंग्वेज में बोले, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ये अलग अलग शेल होते हैं, अलग अलग ऐसे इसमें घूम सकते हैं, KLMN, ये सब कुछ पढ़ा होगा आपने, ऑर्बिटल्स होंगे अलग अलग, ठीक है, SPDF ऑर्बिटल्स, फिर KLMN, ये सब याद है आपको, K शेल, L शेल, M याद है कि नहीं भाई, KLMN, ठीक है। हाँ, तो एकदम सिंपल। तो एक चीज ध्यान में रखना, जैसे ये है राइट, अब ये कोई भी शेल में घूम सकता है, यहाँ पे कोई भी शेल में, मतलब कोई भी ऑर्बिट में घूम सकता है, वो ऑर्बिट के ऑर्बिटल नंबर्स दे सकते हैं हम लोग, n=1, n=2, n=3, n=4, मतलब कोई भी एक एटम रहेगा ऐसे, मतलब न्यूक्लियस रहेगा, तो ये एक, दो, अलग 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 अलग, मतलब यहाँ पे भी घूम सकता है, यहाँ पे घूम सकता है, यहाँ पे घूम सकता है, यहाँ पे घूम सकता है, ठीक है। और वो इनफाइनाइट, मतलब कोई बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन इधर भी घूम सकता है कहीं पे, दो ऑर्बिट्स के अंदर भी घूम सकता है, ऐसा नहीं, देखो गाइस ये एजम्पशंस थे, ठीक है, ध्यान में रखना। ये ओल्ड फिजिक्स था, जो बोहर था तो ओल्ड था ना, पुराने जमाने का। अभी भाई इसके ऊपर और भी काम चल रहा है, ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ये वो बहुत सारी चीजें आ रही है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। अब तो पता है कि जो आपने तो ये भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन वो ऐसा एकदम सर्कुलर भी नहीं घूमता, ठीक है, और भाई इलेक्ट्रॉन भी खुद एक वेव की तरह बिहेव करता है, तो सब मॉडर्न चीजें है अभी। अभी छोड़ दो, अपन तो क्लासिकल वे में देख रहे हैं इसको, अभी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स के वे में देख रहे हैं, मतलब न्यूटन को लगा रहे हैं, यहाँ पे देखो न्यूटन वाला चीज लगा देना इक्वेशन, ठीक है, तो अपने को इसी लेवल पे, ठीक है। अब छोड़ दो, एकदम बड़ा वाला चीज छोड़ दो, इसके एकदम भावना में नहीं जाना है अपने को एकदम सिंपल जो अपने को अभी का है वही पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये कोई भी नंबर ऑफ शेल में, जैसे इसका ये जो फर्स्ट शेल में घुमा तो n=1, सेकंड शेल में घुमा तो n=2, थर्ड शेल में घुमा n=3, बट वो एग्जैक्टली वो शेल का नंबर डिफाइन कैसे करेगा, कौन से शेल में एग्जैक्टली घूम रहा है वो कैसे पता चलेगा, तो सेकंड पोस्टुलेट बोहर ने बताया था, वो उसी शेल में घूमेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम, गाइस ध्यान में रखना, जहां पे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मल्टीपल ऑफ h/2π हो, मल्टीपल ऑफ h/2π। तो मतलब क्या करते हैं, इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे बोल देंगे भाई कि ये होना चाहिए n h/2π, गाइस h/2π, ये भी आपने पढ़ा होगा राइट गाइस, फिर n इज दिस नंबर्स, तो इन्हीं पर्टिकुलर नंबर्स में वो घूमेगा, यहां से जो मुझे n मिलेगा वही मेरे वो ऑर्बिटल नंबर्स होंगे। नहीं तो एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी रेडियस में कोई भी शेल में घूम सकता है ना, बट वो कहां पे घूमेगा, जहां पे एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल h/2π हो, मतलब एंगुलर मोमेंटम मतलब कितना हो गया, एंगुलर मोमेंटम भाई यहाँ पे, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे डाल देते हैं अपन, एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr, ठीक है। अरे मोमेंटम, सपोज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, ठीक है, कोई भी nth ऑर्बिट में घूम रहा है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो v है और ये रेडियस सपोज r है ऐसे, तो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, mvr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nh/2π। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, आपको समझ में है ये दो इक्वेशन समझ में है, mvr इज इक्वल टू nh/2π और ये वाला,
ये बोर के दो पॉस्टुलेट्स थे। तीसरा पॉस्टुलेट एकदम इजी था, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने ही वाले हैं वैसे, ठीक है। तीसरा पॉस्टुलेट्स क्या था कि सपोज एक एक है, देखो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अलग अलग ऑर्बिट पे है, ठीक है, ये n1 ऑर्बिट पे, n2 ऑर्बिट पे, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट। n1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n1 इज ऑर्बिटल नंबर, n2 इज ऑर्बिटल नंबर, ठीक है। तो n1 एंड n2 पे है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे हम लोग बाद में एक केस देखेंगे डी एक्साइटेशन एक्साइटेशन का। मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने एक्साइट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट कर दिया, मतलब कुछ एनर्जी इसके अंदर डाल दी, तो ये ऐसे ही जाके यहाँ पे जम मारेगा, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। और फिर वापस इधर से वो डी एक्साइट करेगा, वापस नीचे आएगा और डी एक्साइट करेगा, और यहाँ से कुछ फोटोन निकलेगा, कुछ एनर्जी एमिट करेगा। तो ये अपने को तो अगले लेक्चर में थर्ड पॉस्टुलेट का जो एप्लीकेशन है वो तो बहुत अलग अलग इसमें पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ ये तीन चीजें देख लो, बोर के थ्री पॉस्टुलेट्स, ठीक है। पहला पॉस्टुलेट क्या था, सब लोग यहाँ पे देखो, पहला पॉस्टुलेट क्या था कि न्यूक्लियस है जे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये चार्ज ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, टोटल न्यूक्लियस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये वाला चीज, इलेक्ट्रिक फोर्स गिव्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ये पूरा का पूरा हो गया। उसके बाद दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मैंने ई मतलब ऐसे ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्या था, एंगुलर मोमेंटम, जब वो घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो एंगुलर वो उसी ऑर्बिट में घूमेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम इज इन मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई हो। मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, वेयर एन इज ऑर्बिटल नंबर। ये ऑर्बिटल नंबर है, ठीक है, कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कौन से शेल में घूम रहा है, के शेल, एल शेल, एम शेल, ऑर्बिटल नंबर्स बोल सकते हैं, N1 2 3 4, ठीक है। तो ये सब केमिस्ट्री वाली चीजें हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या था, एंगुलर मोमेंटम इज एमवीआर, एमवीआर, अरे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो मोमेंटम क्या है, एमवी, एम इंटू वी इज मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू आर, तभी तो मुझे एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। यस यस, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बिल्कुल, तो इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, राइट। केमिस्ट्री यार सेम ही तो है सब, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा, इलेवेंथ में यही पढ़ाया जाता था ना। तो दो हो गया, फिर तीसरा क्या था, तीसरा क्या था कि भाई N1 N2 है, ठीक है, मतलब दो ऑर्बिटल है, सपोज इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पे है, उसको मैंने एक्साइट कर दिया, तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन, ये वर्ड बाद में याद रखो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन मतलब भाई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो, एक्साइट करेगा, ऊपर चला जाएगा। और N1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, राइट। और जब ये नीचे आएगा वापस, तो ये वापस यहां से जंप मार के वापस इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, यही इलेक्ट्रॉन वापस जब आएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डी एक्साइटेशन। और यही तो लॉजिक है, पूरा का पूरा लॉजिक एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन पे होता है कि एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन कैसे करता है। तो बता के रखा हूं मैं, अगले लेक्चर में क्या पढ़ाने वाला हूं, पता है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए किस किस पॉसिबल वे में हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोलिजन करा के, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड डाल के, कभी कभी फोटॉन्स डाल के, कुछ भी करके, ठीक है, इसको हम लोग एनर्जी दे सकते हैं और ये एक्साइट हो सकता है, राइट। तो ये जो डी एक्साइट करता है तो यहाँ से फोटोन निकलता है बाहर, और वो फोटोन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पता है कि नहीं। जब ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर वाले ऑर्बिटल से नीचे वाले ऑर्बिटल में जंप मारता है तो वहां से फोटोन निकलता है, और वो फोटॉन्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाद में देख लेंगे, पहले ये लिख लो। हो गया लिख के इसका, इसको लिख के हो गया। अब कुछ कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है।
चलो रब कर दूं, अरे भाई रब कर दूं। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पे दो चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन लिखे, उन इक्वेशन को मैं वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान में रखना। और इन इक्वेशन से ही अपन बहुत सारी चीजें निकालने वाले, तो बोर के पोस्टुलेट्स तो हो गए। अब इनको यूज करके देखो, ये क्लासिकल फिजिक्स वाले पोस्टुलेट्स थे, इसमें कोई भी ऐसे मॉडर्न थ्योरी नहीं थी जो अभी हम लोग, अभी आजकल लोग अभी वाले फिजिक्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम मॉडर्न फिजिक्स है, लेकिन भाई ये अभी जो पढ़ रहे हैं हम पुरानी चीजें है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दो चीजें। मैंने पहले तो इक्वेशन लिख दिया, k इंटू जेड ई इंटू ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये पहला था, राइट। और सेकंड मैंने इक्वेशन लिखा था एम वी आर इज इक्वल टू क्या, एन एच अपॉन 2 पाई, इक्वेशन नंबर 2 था, राइट गाइस। अरे भाई दो इक्वेशन थे, राइट। इसमें एन तो हो गया क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल नंबर जहां पे ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। वी तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है। अब मुझे बताइए, माँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही तो घूम रहा है ना, तो हम लोग जो भी बात कर किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के स्पीड की, इलेक्ट्रॉन के रेडियस की, राइट। तो मुझे बताओ, इस केस में मुझे किसी ने बोला कि मुझे बताओ आर निकाल के दिखाओ, आर रेडियस आर निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे भाई, इनको इनको जुगाड़ करके मुझे बोला कि भाई आर निकाल के दिखाओ, कैसे करोगे, आर कैसे निकालोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी स्क्वायर है, यहाँ पे आर है, राइट। कैसे निकालोगे, पहले आर कैसे निकालोगे। तो दो इक्वेशन को यूज करके आर निकालना है। थोड़ा सा इक्वेशन में मतलब इधर उधर कट कुट करके जरा निकालो, जरा आर की वैल्यू निकालो। मैं आर की वैल्यू भी निकालो और वी की वैल्यू भी निकालो गाइस, आर की वैल्यू और वी की वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं आप यहाँ से। आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और वी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहिए तो एन को ऐसे रख देता हूँ। देखो यहाँ पे ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एन और यहाँ का ये जेड। आर एन वी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो जुगाड़ करके निकाल दो ना भाई, ठीक है। मैं जस्ट मतलब ये लोग आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें कोई अलग नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसी टर्म्स को मैं लिखता हूँ के जेड ई स्क्वायर। सब लोग यहाँ पे देखो, आपको ये याद नहीं रखना है, मैं वापस बता रहा हूँ, ये सब आपको याद नहीं रखना है। आपको मैं कुछ लिख के देने वाला डायरेक्टली वो याद रखना है, बट सिर्फ निकालने के लिए के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर था, यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर था, राइट। तो इसमें तो पहले चीज तो आर और आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आर एक चला गया, यहाँ का आर इधर एक ही बचा, ठीक है। सेकंड में ये जो वी है, वी, इस v को यहाँ पे लेके आओ। तो ये जो सेकंड वाला जो v है, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, इधर से जो मुझे v मिला है, ये v क्या मिला है मुझे, यहाँ पे देखो। इस v को हम लोग क्या लिखेंगे, एन एच अपॉन 2 पाई और m इंटू आर, वो यहाँ पे डाल दो, बराबर ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर हो गया, और m इंटू वी स्क्वायर, इसको पूरा का पूरा स्क्वायर कर दिया, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये आर और ये आर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इससे जुगाड़ करके जो मुझे आर मिला, देखो यहाँ पे जुगाड़ करके मुझे जो आर मिला, वो मैं यहाँ पे आर लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एम और ये एम भी कैंसिल हो गया, तो जो जुगाड़ करके आर मिला वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी पूरा, ठीक है, एच स्क्वायर डिवाइड बाय के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर इंटू एम, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये जो z है ना, ये z, सब लोग यहाँ पे देखो, ये जो z है ना, ये बाहर निकालो। अब कोई बोलेगा सर ये कैसे, क्या कर रहे हो, हमको समझ, ये खुद को करना पड़ेगा तुमको, तब समझ में आएगा। तो ये एन स्क्वायर बाहर निकाला, z बाहर निकाला मैंने जो ग्रीन किया था। और ये जो पूरे का पूरा टर्म है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो टर्म है ना, कुछ काम का नहीं, ये पूरा का पूरा टर्म, इसमें सारे वैल्यूज अपने को पता है। एच की वैल्यू अपने को पता है, के कितना पता है, ई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन कितना है वो पता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है पता है। ये सारा सब कुछ अपन डालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है गाइस, इसकी जो वैल्यू आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम।
0.529 या 0.53 एंगस्ट्रॉम, समझ में आ रहा है? तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, आपको कुछ नहीं, आपको डायरेक्टली याद रखना है 529 एंगस्ट्रॉम और n स्क्वायर अपॉन जेड, ये बहुत काम की चीज है, ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है, n स्क्वायर अपॉन जेड, और ये पूरा का पूरा एंगस्ट्रॉम में। याद है आपको ये सब कुछ? जुगाड़ कुछ नहीं, जुगाड़ सिर्फ इक्वेशन का किया है, इन दो इक्वेशन से ही आया है, मैथ्स का पार्ट है, ठीक है? अब एडवांस वालों को ये आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन मैं बाद में दूंगा जिसमें आपको पता होना चाहिए कहां पे क्या होता है, ठीक है? तो ये आना चाहिए। वेलोसिटी निकालने को बोले तो कैसे निकालेंगे भाई? वेलोसिटी भी कुछ नहीं है, देखो सिर्फ यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे डाल देने की, बस आर की वैल्यू यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म्स में डाल दो, वी भी निकल जाएगा इसमें, या फिर इसमें आर की वैल्यू डाल दो, वी निकल जाएगा, काम खत्म। इसमें जो भी है mv इक्वल टू एनएच अपॉन 2 सेकंड इक्वेशन में जो आर की वैल्यू अपने को आई है यहाँ पे डाल दो तो वी निकल जाएगा, और वी निकलेगा, और वी में भी सारे वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और सबके वैल्यूज, एच की वैल्यू, इसकी वैल्यू, उसके सब डाल दी, तो मेरा जो वेलोसिटी आएगा वो भी एन स्क्वायर एन जेड के टर्म में, एन एन जेड के टर्म में जो आएगा, वो जो आपको याद रखना है वो है कितना भाई? अब बताओ जरा, कितना जरा बताओ? 2.18 इंटू 10 टू द पावर क्या? 6, 10 टू द पावर 6, ये मीटर पर सेकंड में, ठीक है? और लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पे ये जो चीज है वो जेड बाय एन, ये इंपॉर्टेंट है ना जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, ठीक है? ध्यान में रखना ये होता है मीटर पर सेकंड, आपको समझ में? सो रेडियस एंड वेलोसिटी समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया? ये मीटर पर सेकंड में, तुम लोग ने शायद 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर में लिखा होगा, ठीक है? तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो ये दो चीजें लिख दो, मतलब ये दो इक्वेशन से मुझे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आ गई, इन वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट आ गई, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट आ गई। एंड व्हाट इज जेड? जेड क्या होता है? हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, हेलियम के लिए Z2 होता है, लिथियम के लिए Z3 होता है, बेरिलियम के लिए Z4 होता है, याद करो। तो जेड की वैल्यू तो अलग 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 हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अलग अलग हो जाएगी, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वो Z इक्वल टू 1 है, बाकी सब के लिए Z अलग अलग होगा, राइट? एटॉमिक नंबर, बिल्कुल। चलो ये V और R लिख दो गाइस, V और R एंड V तो लिख दो आप लोग एटलीस्ट, पहले R एंड V के साथ ही कुछ कुछ खेल लेते हैं अपन। रब कर दूं मैं इसको? अरे रब कर दूं क्या? हाँ, अब ये तो ठीक है, ये तो सब चला गया। कोई मुझे बताओ सिर्फ इसको देख के मुझे अब ना कोई, ये दो ही वैल्यूज आपको प्रॉपरली याद रखनी है, मतलब और एक भी वैल्यू याद रखनी है एनर्जी वाला, बट अभी के लिए सिर्फ ये दो ही वैल्यूज अपने को याद रखनी है, उन दोनों से हम एंगुलर वेलोसिटी वगैरह भी निकाल सकते हैं। मुझे बताओ, कोई बोले, किसी ने बोला सर एंगुलर वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा? देख यहाँ पे अपने को यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट? सॉरी वेलोसिटी, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, सो रेडियस, राइट? नाउ अब रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, बराबर? एन स्क्वायर अपॉन जेड है, राइट? यहाँ पे वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन है, राइट? बराबर? तो मुझे बताओ ओमेगा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? व्हाट इज ओमेगा प्रोपोर्शनल टू? एंगुलर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मतलब अलग अलग एग्जांपल्स, अब मैं एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा भाई? एंगुलर वेलोसिटी इज v अपॉन r ना, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? नाउ v इज प्रोपोर्शनल टू, z अपॉन n, r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, तो क्या दिख गया आपको? तो प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? z स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? n क्यूब। आपको समझ में आ रहा है क्या? z स्क्वायर अपॉन n क्यूब हो गया कि नहीं? कोई बोलेगा फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अब ओमेगा होता है 2 पाई f, तो भाई जो जो है, तो फ्रीक्वेंसी भी प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया?
फ्रीक्वेंसी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब भी आ गया कि नहीं? फ्रीक्वेंसी, किसी कोई बोला सर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन भी प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं guys, ठीक है। कोई बोलेगा सर फ्रीक्वेंसी आ गया तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, ये ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, सी पार्ट, ठीक है। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, टाइम टाइम पीरियड इज क्या, 1/f। सो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू इसका 1/f, मतलब एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है? इसका प्रोपोर्शनल उल्टा हो जाएगा टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है? हम्म? कोई बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, ये अलग अलग चीज है यार, ये अलग अलग चीज है, ठीक है। अलग अलग केसेस है, मैं एग्जांपल के टाइम में दिख रहा हूँ इसको। कोई बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो करंट आएगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो क्या आएगा, करंट आएगा। करंट करंट होगा, करंट इज व्हाट, चार्ज अपॉन टाइम, तो इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम पीरियड टी, यही तो होगा। चार्ज पर यूनिट टाइम, इधर लिख देता हूं मैं, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन है और टाइम इज टी, तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो मुझे तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, करंट इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल आ गया ना। क्या आ गया भाई, जेड स्क्वायर बाय, करंट इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली, तो ये तो ई इंटू फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं अपना, राइट, जेड। तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? करंट कैपिटल आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल आई लिख दो, ठीक है, डीई। अब मुझे एक बात बताओ, बाद में आप पढ़ोगे ये चीज, मैं एफ की जो बात बता रहा हूँ। कोई बोलेगा सर आपको पता है कोई भी मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये अभी तक अपने पढ़ा नहीं है गाइस, बट मैं आपको जस्ट मतलब बता के रख रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हमने पढ़ा नहीं है, बी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जब भी पढ़ा होगा कुछ नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है कोई भी ऐसे करंट कैरिंग वायर के वजह से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है ना, कोई चार्ज ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है, तो करंट करंट कैरिंग वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे, वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, छोड़ो ना वो, मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू क्या, करंट डिवाइड बाय आर, तो करंट है डिवाइड बाय आर, जो आर अपन ने निकाला ना ये, तो करंट जो निकाला है डिवाइड बाय आर कर दो, डिवाइड बाय एन स्क्वायर बाय जेड कर दो। आप समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी डी, डी के बाद एफ कर दिया क्या मैंने, ई, सॉरी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें इसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बन सकती है, लेकिन आपको समझ में इन सब में ये कुछ याद रखने की जरूरत है क्या, ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत है क्या इस क्वेश्चन में जो एग्जांपल में दिया है मैंने? याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखने की जरूरत किसकी है, सिर्फ आर एन वी। आर इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एमस्ट्रॉन्ग, एंड वी इज 2.1 टेन टू द पावर 6 जेड बाई एन। काम खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन स्क्वायर बाई जेड एंड जेड बाई एन, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको भूल जाएंगे, बट आपको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है? रेस्ट बाकी सब डिराइव, ठीक है, ये सब डिराइव कर सकते हैं। तो इसको लिख दो गाइज, इसको लिख दो। एक लास्ट का 5 मिनट का चीज बचा है, उसके बाद उसको खत्म करके मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर अपन थोड़ा सा एक अच्छा एडवांस वाला क्वेश्चन करेंगे, चलेगा आपको? एडवांस वाला क्वेश्चन, अच्छा वाला, जो हालत खराब कर दे। चलो पहले तो इतना कर लो, मतलब ये लिख दो भाई, सब लोग ये लिख दो। चलो
लिख के हो गया कहीं से? लिख के हो गया? चलो रब कर दूं मैं? रब कर दूं क्या? अरे हाँ बोल दो ना। ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे देख लो। चलो ये लिख के हो गया ना, 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंड वेलोसिटी 2.1 × 10⁻⁶ जेड बाय एन। ठीक है, मैं रब कर ही देता हूँ। अब सिंपल सी बात है, इन्हीं इन्हीं में एक काम करता हूँ, इसको भी रख देता हूँ यहाँ पे अभी के लिए, मतलब मैं नीचे ही एनर्जी का डेरिवेशन करता हूँ, क्योंकि ये दो चीजें, मतलब तीन ही चीजें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, और एक होता है मुझे तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी। अब गाइस कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, ध्यान में रखना। टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी जो होती है, मतलब मैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लूं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी आती है। राइट गाइस? मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है स्पीड v से ऐसे ऑर्बिट में, और रेडियस r में ऐसे घूम रहा है। तो टोटल एनर्जी इसकी, जो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भाई? पोटेंशियल एनर्जी किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो याद रखना ये चीज। पोटेंशियल एनर्जी जैसे होता है ना, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर होती है। अब Q1 एंड Q2 एक्चुअल उसके साइन, जैसे Q1 निगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है, तो इधर माइनस साइन भी आएगा, क्योंकि एक में Q1 पॉजिटिव है और Q1 निगेटिव डालेंगे। ठीक है, तो के Q1 Q2 बाय आर होती है। तो अब यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ सीधा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना, मैं एक मिनट, अब किधर है डस्टर? डस्टर मिलता ही नहीं है भाई। ठीक है, तो अब इसको देख के बताओ मुझे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। पहले मुझे तो काइनेटिक एनर्जी जो मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, अब नीचे ही कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। तो मुझे तो हाफ mv² में कैलकुलेट करूँ तो mv², इसमें देखो ना आर आर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आंसर? के जेड ई इंटू ई, के, ठीक है, डिवाइड बाय आर और आर कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय आर इंटू हाफ। ये सबको समझ में आया क्या? काइनेटिक एनर्जी ये हो गई ना भाई। mv² यहां से देखो ना, mv² कितना होता है? ये आर और आर कैंसिल हो गया, तो mv² की वैल्यू क्या होगी? के जेडी इंटू ई डिवाइड बाय आर ना। mv² हो गया, तो हाफ इंटू दिस। भाई हाफ तो एक नंबर है ना, ये हाफ नंबर ऐसे ही रख दो ना यहाँ पे, ये हाफ नंबर है। mv² को यहाँ पे लेके पकड़ के लेके आया मैं। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पे के Q1 मतलब जेड ई इंटू ई। अब लेकिन माइनस साइन आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव, तो एक चार्ज निगेटिव है, डिवाइड बाय आर, तो ये आ गई ना। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ गई, बट माइनस साइन है यहाँ पे, ध्यान में रखना, यहाँ पे माइनस साइन है। तो कोई बोल सकता है व्हाट इज टोटल एनर्जी? इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो व्हाट इज टोटल एनर्जी? तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, काइनेटिक एंड पोटेंशियल को मैंने ऐड कर दिया। अब ये मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, तो के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r काइनेटिक एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो आंसर क्या आएगा? 2 और 2, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। राइट, ये हो गया मेरा टोटल एनर्जी। ई बोल देंगे अपन, ठीक है, टोटल एनर्जी। राइट, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। सबको समझ में आ रहा है? और इसमें आर की वैल्यू डाल दो। यहाँ पे आर अभी कौन से प्रोपोर्शनल है, तो आर की यहाँ पे अभी 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड यहाँ पे डाल दिया,
तो एन स्क्वायर बाय जेड यहाँ पे डाल दिया तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आएगा। आपको पता है ये टोटल एनर्जी ई हुआ। मैं लास्ट का पार्ट है, लास्ट का पार्ट, इसके बाद खत्म है, टेंशन मत लो। तो मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू डाल दी, देखो माइनस के जेड। एक काम करते हैं, इधर क्यों, मैं आर की वैल्यू डाल देता हूँ सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान में रखना यहाँ पे मैंने माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ये आर डाल दो, ठीक है। उसको चाहिए तो अलग कलर में लिख देता हूं मैं, 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू क्या, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो मुझे होता है जेड ऊपर जाएगा तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो जेड, और बाकी के ई स्क्वायर एन, ये पूरा का पूरा टर्म, पूरे के पूरे टर्म को अपन कैलकुलेट करते हैं। किसी को पता है कितना वैल्यू आता है? इतना तो कंफर्म है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आती है, ठीक है। यस, 13 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान में रखना ये तो जूल में आएगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉन, जूल से मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उससे जुगाड़ लगा के मेरा जो टोटल एनर्जी आता है गाइस, मेरा जो टोटल एनर्जी आता है ये आता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनटू सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पे, जैसे ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? ये मेरा टोटल एनर्जी आया, टोटल एनर्जी विच इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का दोनों का एडिशन। तो आंसर क्या आएगा? एनर्जी कितना है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको लिखो एक बार, इसको पूरा लिखो। आपको ये सब डेरिवेशन सिर्फ दिमाग में रखना चाहिए, ये डेरिवेशन पूरा दिमाग में रखना है, दिमाग में मतलब समझना है। आपको डायरेक्टली याद क्या रखना है, ये डायरेक्टली अपने को काम में आने वाला ही है, जिसको लेके मैं आगे बढ़ूंगा अगले लेक्चर में। तो एनर्जी इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। हाँ, साइन का मतलब है, अभी वो साइन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह सब कुछ बताऊंगा अगले लेक्चर में, टेंशन मत लो। अभी के लिए माइनस साइन है, माइनस साइन इंडिकेट्स कि वो धरा हुआ है, पकड़ा हुआ है उसको, ठीक है। चलो इसको लिख दो, ठीक है। सबका जुगाड़ यहां से आया, देखो सबका जुगाड़, ये जितने भी मैंने आर वी एन एनर्जी जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाया, सबका जुगाड़ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोर के दो पोस्टुलेट्स, इससे ही आया है। बस इन दोनों से ही ये सारे जुगाड़ आए हुए हैं, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। चलो अभी एडवांस का पार्ट स्टार्ट, ठीक है। एडवांस क्वेश्चन कर लेते, अच्छा खासा मस्त वाला फोर्स का क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन याद आ जाए, जिंदगी में इंटीग्रेशन क्या होता है वो याद आ जाए, ठीक है। बाकी लोग मतलब नीट वाले लोग को सपोज रुकना है तो रुक सकते हो, जेई मेन वालों को भी रुकना है तो रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखने के लिए कोई हर्ज नहीं है। जिनको नहीं रुकना है तो जा ही सकते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर दूं। ध्यान रखना अगले लेक्चर में भी मैं तीन फॉर्मूला, जैसे है ना, ये चैप्टर में कौन से 3 फॉर्मूलाज मेजर है, 1, 2 और 3 बस। बाकी सब कुछ नंबर्स आपको याद रखने, कुछ रूल्स में बनाऊंगा, जो आपने याद रखा तो आपका क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, अब तक जो भी पढ़ा रहा है आपको समझ में आ रहा है? अब तक जो भी पढ़ाया हुआ है सबको समझ में आ रहा है? जितना भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो ने पढ़ाया और ये सब कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आएगा, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो बोल रहे सर इजी है, यस इजी है, मैंने बोला ना मॉडर्न फिजिक्स इजी है। मॉडर्न फिजिक्स नॉट लाइक इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मैकेनिक्स। सिर्फ कैलकुलेशंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, थोड़े से फॉर्मूले ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। और एचसी वर्मा एंड अपने मॉड्यूल्स इनफ है, एचसी वर्मा एंड मॉड्यूल्स। मैं आपको बात बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ मैं, आपने इवन एडवांस वालों के लिए एचसी वर्मा आपने सही किया प्रॉपर तरीके से, एचसी वर्मा पार्ट 2 प्रॉपर तरीके से किया तो बहुत सारा एडवांस का प्रिपरेशन वैसे ही हो जाता है, ठीक है। एचसी वर्मा के साथ सिर्फ आपको एक बुक की जरूरत है, डीसी पांडे, बस डीसी पांडे
जो लोग एडवांस है, डीसी पांडे का लेवल 2 सब्जेक्टिव अच्छे से करो, हर एक क्वेश्चन खुद से करो, लेवल 2 का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक है, एंड अपने मॉड्यूल्स। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत तरीके से खुद से किया ना आपने, हो जाएगा, ठीक है। हाउ वाज यस्टरडेज नीट पेपर? नीट पेपर वाज गुड, मतलब इजी था। फिजिक्स में थोड़ा सा लोगों को, मतलब मैं एक स्टूडेंट को लाऊंगा यहाँ पे, मैंने आपको बोला था ना उसका नाम, मैंने बोला भी था अंश करके, तो ठीक है, तो उसको वो आपसे, जो नीट वाले स्टूडेंट से में बात करेगा अभी, वो कल परसों 2 दिन के बाद अपने अपने साथ वो ज्वाइन, मतलब अब हो गया उसका पेपर, अचानक से फ्री हो गया वो जिंदगी से, ठीक है, इतना पढ़ रहा था, तो अब वो बोला सर कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो बोला आ जा तो डाउट सॉल्व करना चालू कर स्टूडेंट्स के, ठीक है, तो वो डाउट सॉल्व करना चालू करेगा, ठीक है, खास करके नीट वालों के साथ बैठेगा वो। तो मैंने बोला जब तक तेरा कॉलेज ज्वाइन नहीं होता, अब देख फिंगर्स क्रॉस, अभी मुझे पता नहीं उसके मार्क्स कितने आएंगे, बट 720 टू 720 पूरा 720 आउट ऑफ 720 करके आया है वो। अब क्या है, वो उस टाइम पे थोड़ा सा जो आगे पीछे ऊपर नीचे होता है देख लेगा, ठीक है। अभी पता नहीं अपने को ना यार, अभी देखते हैं ना, पहले नीट का रिजल्ट तो आने दो, ठीक है, चलो देखते हैं ना यार, पता नहीं, अपना ही स्टूडेंट है ना। चलो रब कर दूं, मैं रब कर दूं भाई, इसका रब कर दूं? अरे हाँ या ना बोल दो। चलो सब लोग यहाँ पे देखो, अभी 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 यहाँ पे देख लो, सब लोग, ठीक है, रिपीटर्स का देखना पड़ेगा क्या हुआ है, बट यहाँ पे सब लोग देख लो अभी, ठीक है। सो गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक मैंने आपको एक बात बताया था एटोमिक ने, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, एक लास्ट का क्वेश्चन गाइस, लास्ट का क्वेश्चन, एडवांस जेई एडवांस, ठीक है। अब मैंने एकदम लास्ट में, पिछले लेक्चर में एकदम लास्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और मैंने मुझे बोला यहाँ पे एक स्फीयर दिया है, स्फीयर, यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एब्जॉर्बिंग है, एब्जॉर्बिंग, पूरा एब्जॉर्बिंग, मतलब जो लाइट इसके ऊपर पूरी गिर रही है ना, मतलब ये पूरी की पूरी लाइट है जो इसके ऊपर पूरी लाइट गिर रही है, और लाइट की इंटेंसिटी आई दी हुई है, सपोज मैंने बोला लाइट की इंटेंसिटी आई दी है, आई इज फॉर इंटेंसिटी, और पूरा का पूरा एब्जॉर्बिंग है, तो मैंने आपको क्या बोला था, कैसे याद रखना है इसको। अभी देखो ना, ये पूरा का पूरा लाइट इसके ऊपर गिर रहा है, लाइट इसके ऊपर पूरा गिर रहा है, ऐसे ऐसे पूरा गिर रहा है इसके ऊपर लाइट, और पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है। मैंने आपको क्या याद रखने के लिए बोला था, आपको क्या याद रखने के लिए बोला था, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इसका सपोज रेडियस आर है, तो इसकी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, जिसके ऊपर पूरी लाइट गिर रही है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो मुझे होता फोर्स की वैल्यू क्या आई थी, फोर्स की वैल्यू अपन लिखते हैं, व्हेन इट इज कंप्लीटली एब्सॉर्बिंग इट इज पी नॉट बाई सी, ठीक है। एंड पी नॉट जो होता है, पी नॉट पावर, पावर क्या होता है, इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, so area of cross section is a, area of cross section is a, right, divide by c। तो याद करो इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर कितना आया था, i इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई सी, ये आंसर आया था। तो कोई भी स्फीयर दिया रहेगा तो i इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी, लेकिन ये आंसर किसका था, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग। अब कोई बोलेगा सर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग हुआ तो आंसर क्या आएगा, अब इसी में कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग होता तो आंसर क्या होता, क्या आप डायरेक्टली 2 पी नॉट बाई सी लिखते हैं यहाँ पे, बताओ मुझे। तो आंसर 2 बी नॉट बाई सी करेंगे तो 2 i पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू आई पाई आर स्क्वायर बाई सी होगा। नहीं गाइस ध्यान में रखना, ये जो फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है इट इज फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बिंग के लिए आंसर सेम आता है, आंसर सेम आता है, कैसे उसको डिराइव करते हैं, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं इसको,
किसने डिराइव किया है? क्या किया है कि नहीं किया है? किसने डिराइव किया है कि नहीं किया है? इस क्वेश्चन को किसने डिराइव किया है कि नहीं किया है? कि कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग हो या रिफ्लेक्टिंग हो, आंसर यही आएगा। दोनों का प्रूफ, मुझे दोनों का प्रूफ चाहिए। अब मैं पहले रिफ्लेक्टिंग का प्रूफ और उधर में बता दूंगा कि एब्जॉर्बिंग का प्रूफ भी सेम ही है। बताओ जरा, किसी ने किया है कि नहीं किया भाई ये? अरे हाँ या ना बोल दो, किसी ने किया है क्या? यस, ये वैसे भी एचसी वर्मा का सॉल्ड एग्जाम्पल है guys। ये ऐसे भी एचसी वर्मा का सॉल्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। बट वो समझ में नहीं आता लोगों को, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ध्यान में रखना, एचसी वर्मा के सॉल्ड एग्जाम्पल तो कर ही लेना इसमें से, ठीक है। अपना तो फोर्स का वैल्यू डायरेक्टली तो मैंने लिख ही दिया था। फोर्स का वैल्यू क्या आया था? आई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी, ये मेरा आंसर है, राइट। बट ये तो डायरेक्टली ठीक है। अभी आपको तो पता है, आपको डायरेक्टली टिक करना होता है एबीसीडी, बट आपको ना ये डेरिवेशन पता होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ही गंदा सा होने वाला है। अब यहाँ पे सब लोग देखो, देखो यार, इधर इधर लिख देता हूं मैं। पहले ये अपना स्फीयर है, ठीक है। अब इसके ऊपर लाइट गिर रही है, ठीक है। अब इंटेंसिटी आई से गिर रही है, तो ध्यान में रखना, जब इसके ऊपर पूरी की पूरी लाइट, तो लाइट तो सब जगह से आ रही है, इतना इतना सब यहाँ से लाइट आ रहा है, करंट, ठीक है। सॉरी, करंट क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी आई की लाइट गिर रही है इसके ऊपर। अब इंटेंसिटी आई की लाइट जब गिर रही है, तब यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जब फोर्स निकालते वक्त थोड़ा थ्री डायमेंशन में सोचना पड़ेगा, ठीक है। इतना ऐसा एक एक रिंग वाला, एक छोटा सा ऐसा रिंग वाला सरफेस ये ले लो, ऐसे ऐसे, इसके ऊपर लाइट गिर रही है, ठीक है। थ्री डायमेंशन सरफेस, इसके ऊपर लाइट गिर रही है। तो मुझे एक बात बताओ, जो इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो लाइट कैसे जाएगी? ठीक है, छोटा सा अपन सरफेस पकड़ लेते हैं, जब इसके ऊपर ऐसे लाइट गिरेगी तो लाइट कैसे जाएगी? ये लाइट गिर रही है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग होगी, ऐसे रिफ्लेक्टिंग। कोई मुझे बता, फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? यहाँ पे जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, सब जगह पे ऐसे ही हो रहा है ना, देखो। पूरा का पूरा थ्री डायमेंशन में ऐसे होगा, थ्री डायमेंशन में ऐसे होगा, ठीक है। पूरा का पूरा थ्री डायमेंशन में, मतलब यहाँ पे, मतलब इस, ये अभी मैंने दो ही दिखा है, ऐसे ऐसे। तो सारा फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? सारा फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? कंप्लीटली आप देखोगे तो कोनिकल दिखेगा फोर्स, ऐसे ऐसे कोन की तरफ। ये पूरा का पूरा ऐसा कोन बना है, बराबर ना, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, जो फोर्स है, फोर्स ऐसे ही दिख रहा होगा, फोर्स जो कोन की तरफ ऐसे फोर्स, ठीक है। तो मुझे तो जो फोर्स है सेंटर की तरफ ऐसे होगा ना, ये फोर्स सेंटर की तरफ होगा, ऐसे फोर्स इधर भी, ये जो फोर्स होगा सेंटर की तरफ होगा। और ये सारा का सारा फोर्स सेंटर की तरफ होगा, होगा वो ऐसे, मतलब अब ऐसा पकड़ लो कि ये पूरा का पूरा फोर्स जो है वो ऐसे 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 करके पूरा सर्कल में, ठीक है। अब मैं इस सर्कल को थोड़ा सा इस तरीके से मैं जो मैंने रिंग ऐसे बनाई है इस तरीके से करता हूँ, तो ये फोर्स ऐसे ऐसे सारे सेंटर में फोर्स होगा, ठीक है। सारे के सारे जो फोर्सेस होंगे सेंटर में होंगे। और कौन सा वाला कंपोनेंट बचेगा इसका? भाई इसमें आप देखोगे तो कौन सा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा? कौन सा वाला कंपोनेंट इसमें कैंसिल हो जाएगा? सपोज मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसको एंगल एक थीटा पकड़ लेता हूँ, ये एंगल मैंने थीटा पकड़ लिया, मुझे बताओ ये एंगल थीटा है, तो कौन सा एंगल थीटा है यहाँ पे बताओ? ये एंगल थीटा है, तो कौन सा एंगल थीटा है? तो इधर ही देख, इधर ही देखो, ये एंगल भी कितना है? थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट, कौन सा वाला चीज कैंसिल हो जाएगा? डीएफ का कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होने वाला है? कौन सा बचेगा? अरे नहीं भाई, डीएफ का कौन सा कंपोनेंट बचेगा? देखो, डीएफ का कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा? साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल बचेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कितना? भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कितना? डीएफ कॉस थीटा। तो भाई बचने वाला तो भाई डीएफ कॉस थीटा है, ध्यान में रखना। बचने वाला जो कंपोनेंट है वो तो है डीएफ कॉस थीटा। डीएफ कॉस थीटा कंपोनेंट बचने वाला है। तो मेरा जो एफ नेट आएगा, मेरा जो फोर्स नेट आएगा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा। इतना तो समझ में आया? इंटीग्रेशन ऑफ एफ कॉस थीटा, इतना समझ में आया? डीएफ कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा डीएफ
कॉस थीटा, राइट, का इंटीग्रेशन होगा। अब लिमिट बाद में डालेंगे, पहले यही समझना आना है कि भाई पहले तो इतना तो समझो कि भाई ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचने वाला है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचने वाला है विच इज डी एफ कॉस थीटा, यही बचने वाला है, बाकी तो सब खत्म होने वाला है, ठीक है। कोई चाहिए तो कैसे, तो ये था डीएफ का साइन थीटा कंपोनेंट, ये था डीएफ का यहाँ पे साइन थीटा कंपोनेंट, एक दूसरे को कैंसिल, वैसे सारे के सारे पूरे जो सर्कुलर रीजन में सारे के सारे एक दूसरे की तरफ होंगे और कैंसिल कर देंगे दोनों के ये सारे कंपोनेंट जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किए, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। चलो जो भी है, अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या सोचोगे, सेकंड स्टेप क्या सोचोगे, सेकंड स्टेप क्या सोचोगे भाई। इंटेंसिटी आई आ रही है, मुझे होता है इंटेंसिटी यहाँ पे आई आ रही है, ये तो इंटेंसिटी आई का है, राइट, इंटेंसिटी आई की लाइट यहां से गिर रही है, ठीक है। अब इंटेंसिटी आई की जब लाइट गिर रही है तो कोई बोल सकता है फोर्स कितना होता है, यहाँ पे फोर्स कितना होगा, ये डीएफ फोर्स की वैल्यू बताओ मुझे। अब ये डीएफ कॉस थीटा तो फोर्स बचेगा, नेट फोर्स है, बट डीएफ फोर्स की वैल्यू कितनी है, हाउ मच इज डीएफ फोर्स, जो फोर्स डीएफ है वही कितना है, तो उतना तो अपन ने किया था, याद करो अपना, तो इतना तो अपन ने किया था, पता है मैंने बोला था एंगल में जब लाइट गिरती है तो कितना होता है वो, अरे पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग है, सरफेस पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग है, तो क्या था 2p0 इंटू कॉस थीटा बाई सी था, याद करो जरा, बराबर की नहीं, अरे 2p0 बाई सी कॉस थीटा था ना डीएफ, इसका कॉस कंपोनेंट हुआ, बट कोई बोल सकता है व्हाट इज पी नॉट, व्हाट इज पी नॉट, कोई पी नॉट भी बताओ कितना है भाई, कोई पी नॉट भी तो बताओ कितना है। अब यहाँ पे पंगा है भाई, यहाँ पे पंगा है, आई इंटू क्या, आई इंटू क्या, डीए, चलो तो पी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटेंसिटी आई, जो भी आई होगा, ठीक है, इंटू डी ए, डी ए बाई सी कॉस थीटा, ये सबको समझ में आया क्या डीएफ, मुझे तो इतना सबको समझ में आया क्या, आई इंटू डी ए। तुमको पता है एक पंगा यहाँ पे क्या है, किसी को पंगा दिख रहा है, ये जो डीए है, क्या ये डीए, अब कुछ लोगों ने पता नहीं मुझे, अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने तो पूरे के पूरे डेरिवेशन फेयर के वगैरह किए नहीं थे, बट जेवाईसी के अंदर थे वो, या कुछ लोग वीडियोस वीडियोस देख के भी किए होंगे आप लोग ने, ठीक है, किए थे कि नहीं थे भाई बताओ जरा मुझे। यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपको गड़बड़ कराएगी, ठीक है, दो चीजें आपको गड़बड़ कराएगी, एक जो डीए एरिया होता है, जब मैं डीए एरिया लेता हूं तो दैट डीए एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंटेंसिटी, बराबर की नहीं, इस केस में जो मैं पावर को आई इंटू डीए लिखता हूँ वो परपेंडिकुलर टू इंटेंसिटी होता है। यहाँ पे मुझे पहले बताओ, यहाँ पे डीए परपेंडिकुलर है क्या, यहाँ पे डीए भाई परपेंडिकुलर है ही नहीं, यहाँ का डीए आप देखोगे, यहाँ का डीए कुछ ऐसा है, ऐसा घूम गिर रहा है, बराबर, मतलब डीए का कौन सा कंपोनेंट है ये जो मेरे को एरिया जो चाहिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ एरिया है जो रिंग वाला, ये ऐसे रिंग है ना अपनी, जो रिंग जो बन रही है, जो डिस्क बन रही है छोटे थिकनेस की, वो ऐसे बन रही है, तो डीए का कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा कंपोनेंट, तो ध्यान में रखना, ध्यान में रखना यहाँ पे भाई जिंदगी में, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो अपन जो इसके ऊपर गिर रहा है लाइट, जो इसके ऊपर जो गिर रही है लाइट, वो कितना है, डीए कितना है, कॉस थीटा कंपोनेंट है। सबको समझ में आ रहा है क्या ये चीज, अरे भाई सबको समझ में आ रहा है क्या, या नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ डीए जो है, डीए का यहाँ पे जो आप लिखोगे, तो डीए जो है वो क्या लिखोगे, डीए क्या लिखोगे, कॉस थीटा लिखोगे, समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ जो मेरा डीएफ फोर्स आया वो आया कितना, मेरा डीएफ फोर्स की वैल्यू कितनी आई, डीएफ फोर्स की वैल्यू कितनी आई, 2i डी ए बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, ये सबको समझ में आ रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है।
यहाँ पे डाल सकते हैं आप भाई, यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरा जो, ठीक है बाद में डालो, पहले यहाँ पे लिख दो, पहले यहाँ पे ही कर दो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ, ठीक है। ये बड़ा वाला, ये बड़े वाले इसमें, ये जो रेडियस है ये तो आर है, ठीक है। कोई बोलेगा यहाँ पे देखो सर, ये जो रेडियस है ये तो आर है, राइट, ये रेडियस तो मेरी आर थी। किसी ने बोला है सर ये सरकमफरेंस, आपको पता है वो व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज डी ए, व्हाट इज दिस एरिया, व्हाट इज दिस एरिया। अब ये जो एरिया है, ये एरिया ये है कितना, ये तो ये है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, थीटा थीटा, ठीक है। तो ये एंगल सपोज थीटा है, तो मुझे बताओ ये जो सरकमफरेंस है ये कितनी है, मतलब इसका सपोज मुझे डीए की वैल्यू मुझे लिखनी है, ये तो अपन ने किया था राइट, 2 पाई आर इंटू क्या, 2 पाई आर इंटू क्या, ये थिकनेस, ये तो सेम थिकनेस अपनी यहाँ ये चीज हुई थी। अब याद करो नहीं करो मुझे आइडिया नहीं है, बट आपको याद होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, इसको, इस थिकनेस को हम लोग क्या लिखते थे, आर डी थीटा लिखते थे, आर डी थीटा। फिर दिस इज थीटा, तो ये डी थीटा होता है, तो आर डी थीटा लिखते थे। तो सरकमफरेंस विच इज 2 पाई आर इनटू थिकनेस विच इज आर डी थीटा। याद करो, व्हाट इज आर, व्हाट इज आर, व्हाट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा, राइट, स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल आर साइन थीटा, ठीक है। तो मुझे बताओ डीए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई आर की वैल्यू कैपिटल आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा डीए का वैल्यू, ठीक है। ये मैथमेटिकली अपन ने देख लिया। जिन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह के क्वेश्चंस किए होंगे एकदम इजी गया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन स्फीयर का आपने खुद ने किया होगा सपोज, ठीक है, डिस्क से जो करते हैं, तो शायद से आपका इजी चला जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है, नहीं किया होगा तो इसको दिमाग पे रख लो, ये बाद में आपको काम में आएगा। और मैंने ये बोला ना, ये सिर्फ ये डेरिवेशन है, ठीक है। ये डेरिवेशन करने के लिए आपका मैथ्स थोड़ा सा भी स्ट्रांग होना चाहिए, समझ में आ रही है मुझे। तो अभी जो भी है, ये एरिया जो है, देखो मैंने ये वाला चीज को यहाँ पे लिख के रखा है, ध्यान में रखना। ये जो होता है, इसका रेडियस आर है, तो इसका थिकनेस हो गया आर डी थीटा। तो ये जो रिंग है, ये जो डिस्क है, जो ऐसे मैंने लिखा है, इसका थिकनेस आर डी थीटा, ठीक है। जो इसके ऊपर गिर रहा है वो डीए कॉस थीटा में गिर रहा है, ठीक है। तो डीए की वैल्यू मैंने क्या लिखी, 2 पाई आर डी थीटा, तो ये आ गई। अब ये पूरी की पूरी डीए की चीज यहाँ पे डाल दो और ये यहाँ पे डाल दो, तो मेरा एफ नेट कितना आएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरा एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ, अब डीएफ डालेंगे, डीएफ की वैल्यू क्या, 2 आई डी ए, अब डी ए ये डाल दो ना, ठीक है। तो डी ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा डी ए, ठीक है, डिवाइड बाई सी, ये हो जाएगा डी ए इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, तो मतलब कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ऐसा आएगा इंटीग्रेशन। देखो मैंने ये सब कुछ डाल दिया, मतलब डीए की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, डीए की वैल्यू आप यहाँ पे यूज करो, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे डाल दो, ये आएगा। तो ऐसा गंदा सा कुछ इंटीग्रेशन आएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, तो ये आएगा ये 4 आई पाई आर स्क्वायर दिस। अब थीटा कहाँ से कहाँ पे वेरी करेगा, मुझे सारा का सारा चाहिए, तो थीटा कहाँ से कहाँ पे वेरी करेगा, 0 से लेके पाई/2, इंटीग्रेशन में 0 से लेके पाई/2, काम खत्म, थीटा के वेरिएबल में मिल गया। आपको पता है एकदम सबसे सिंपल है, यहाँ पे तो एकदम इजी है, कॉस थीटा को टी डाल दो, सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, तो साइन थीटा डी टी हो जाएगा, कॉस थीटा टी डाल दिया मैंने, टी टू द पावर 4/4 का आएगा, यहाँ पे खत्म तुम्हारा। यहाँ पे फाइनली क्या करेंगे, आपको समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे चीज। फाइनली यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बचा भी, वो तो साला भाई इंटीग्रेशन तुम्हारा एकदम बहुत अलग अलग लेवल पे आपने किया, तो ये तो एकदम बच्चों वाला इंटीग्रेशन लग रहा होगा आपको। कॉस थीटा को टी डाल दो, तो ये टी हो गया, टी क्यूब हो गया, ये डी टी हो गया, तो टी टू द पावर 4/4, तो 4 कैंसल, 4 कैंसल, तो आंसर क्या आएगा, आई पाई आर स्क्वायर बाई सी आएगा भाई, डायरेक्टली आंसर आएगा, आई पाई आर स्क्वायर बाई सी, वो मेरा आंसर है यहाँ पे। तो प्योर रिफ्लेक्टिंग हो या प्योर एब्सॉर्बिंग हो, आंसर तो यही रहा।
समझ में आ रहा है? एप्सिलॉन बी का तो मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही बता दिया। इंटेंसिटी आ रहा है, कोई भी क्रॉस सेक्शन वाला हो, कोई भी रैंडम सरफेस हो, नॉट इवन स्फेरिकल, कोई भी रैंडम सरफेस का भी हो, तो भी वो आंसर यही आता है, आई नॉट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय सी, डायरेक्टली। तो दिमाग में डाल दो, उसका कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। रिफ्लेक्टिंग के लिए हालत खराब हो जाएगी। स्फेरिकल सरफेस नहीं होगा, कोई रैंडम सरफेस होगा तो हालत खराब हो जाएगी। कोनिकल सरफेस है, कोनिकल, तो कोनिकल का प्रूव कर सकते हो। कोनिकल में थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा गाइस, ठीक है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा और डिफिकल्ट जाएगा। ये सब आता नहीं है मतलब मैंने, लेकिन आप बोले कुछ एडवांस का, कुछ थोड़ा सा ऐसा डेरिवेशन वाला चीज का एक चीज बता दो, तो इसलिए मैंने एचसी वर्मा का जो सॉल्ट एग्जांपल है वो यहाँ पे बता दिया। इसका सोल्यूशन अभी है आपके सामने, ठीक है, इसको कर सकते हो। और आजकल मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में, मेरा काम होता है कंसेप्ट बनाना। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, और नहीं आते तो ऑफलाइन के जो लेक्चर्स है, ठीक है, ऑफलाइन के जो अपने टीचर्स है, शशांक सर है, रोशन सर है, सुनील सर है, रवि सर है, जितने भी सर है अपने, उनसे आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, कनेक्ट होके पूछ सकते हो एडवांस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन। क्योंकि गाइज मेरा काम अभी वापस जो 11 के नए बच्चे उनका भी बेस बनाना है, राइट। आपका भी अभी तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरे जैसे मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाएगा, मैं ऑफलाइन सब जगह घूमूंगा और जो भी मैंने पढ़ाया था क्विकली मॉडर्न फिजिक्स का मैं रिवीजन करूंगा सब जगह पे, मॉडर्न फिजिक्स, कैपेसिटर, करंट, जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हुए, एंड वेव, राइट। तो ये समझ में, मतलब मुझे बताओ, ये थोड़ा सा क्लिक हो गया? थोड़ा समझ में तो आ गया होगा थोड़ा बहुत। ये जो मैथमेटिकल पार्ट है ये समझना बहुत जरूरी है, ये मैथमेटिकल पार्ट समझना जरूरी है। ये मैथमेटिकल पार्ट डीएफ कॉस थीटा क्यों आता है, क्योंकि डीएफ का कॉस थीटा कंपोनेंट बचता है, और ये तो अपन ने किया ही था, ये तो अपन ने किया ही था, ये तो अपना फॉर्मूला ही था, राइट। ठीक है गाइस, चलो फिर मिलते हैं सब लोग। बाय, बाय गाइस, बाय गाइस, ठीक है, चलो बाय गाइस, अगले लेक्चर में मिलते हैं।